हेलो एवरीवन, ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स का, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, उसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज़ आप उसको मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स का। ये दो वीडियो हैं जो मैंने बनाई है, ये सिर्फ इस पर्पज़ के लिए बनाई है ताकि आपको ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स की जो बुक है उसका पूरा का पूरा समरी इस दो वीडियोस के अंदर मैंने समराइज़ किया हुआ है। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी है, पहली वाली 1 घंटे की थी, शायद ये भी थोड़ी लंबी हो क्योंकि इसके अंदर पूरा कंटेंट है। इसके बाद मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ और दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये जो बुक की मैंने जो नोट्स बनाए हैं बुक से निकाल कर, उसके पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। अब इस बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो नीचे सब्सक्राइबर का रेड बटन है उसे ग्रे कलर में चेंज कर दें और प्लीज़ एक लाइक तो कर दें। इस वीडियो को हम लाइक टारगेट सेट करते हैं 100 लाइक्स ओनली, और मुझे पूरा यकीन है आप उसे पूरा अचीव करवाएंगे क्योंकि जिस तरह से आपने पहली वीडियो को व्यूज़ दिए हैं जिसमें कि 5000 प्लस व्यूज़ हैं पहली वीडियोज़ के, तो आई थिंक 100 लाइक्स इज़ नॉट अ बिग डील। एंड थैंक यू सो मच पहली वीडियो को इतना लाइक करने के लिए, आई मीन टू से उसे वॉच करने के लिए, ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिल रहा है चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, हर वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि आप उसमें इस पूरे सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट करें चलो शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो छोड़ा था मैंने उस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस पर। तो उसका थर्ड पार्ट था ये, मतलब कि इसी सीरीज़ के अंदर जो पहली वीडियो है वो वहाँ से जहाँ छोड़ी थी उस वहीं से शुरू कर रहा हूँ, जो कि है फॉल्ट ट्री एनालिसिस। अब फॉल्ट ट्री एनालिसिस के नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर हम एक ट्री बनाएंगे जो कि फॉल्ट्स का होगा। मतलब आप कोई एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो और उसके अंदर जो भी फॉल्ट्स आएंगे या फिर जो भी फेलियर होगा उसका आप एक ट्री एनालिसिस करेंगे, उसे एक ट्री फॉर्म में बना लेंगे ताकि आपको पता चल सके कि उसके अंदर क्या क्या फॉल्ट्स आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि दिस इज़ अ क्वान्टिटिव मेथड वाज ओरिजिनेटेड बाय बेल टेलीफोन। मतलब ये क्वालिटिव मेथड है जो कि बेल्स टेलीफोन ने ओरिजिनेट किया था। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी बेस्ड डिडक्टिव लॉजिक। ये जो टेक्नोलॉजी है वो डिडक्टिव लॉजिक पे बेस है, मतलब कि ये डिडक्शन फाइंड करती है उसके अंदर द फेलियर अनडिज़ायरेबल इवेंट। फेलियर और अनडिज़ायरेबल इवेंट बोल सकते हैं हम उनको। इन initial defined and the event causal relations leading to that failure are identified at different component level. This method combine hardware failure and human failure. अब इसका कहना ये है कि जो इसके अंदर अनडिज़ायरेबल इवेंट्स होते हैं उसे हम पता करते हैं कैसे, अलग अलग कंपोनेंट लेवल्स पे। मतलब जैसे कि आप एक गाड़ी बना रहे हैं तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, लाइक क्लच सिस्टम होगा, गियर सिस्टम अलग होगा, ठीक है। उसके बाद आपके ब्रेकिंग सिस्टम्स अलग होंगे। तो हर कंपोनेंट को आप अलग अलग एनालाइज करेंगे कि वो फेल हो रहा है और क्या कहाँ फेल हो रहा है, ठीक है। तो वो हम करेंगे। इसमें मेथड कैसा है, ये मेथड हार्डवेयर फेलियर और ह्यूमन फेलियर दोनों को कंबाइन करके दोनों का ट्री बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम नेक्स्टली देखेंगे कि वो ट्री कैसा होता है। तो जैसा आप ये ट्री देख रहे हैं, फेलियर ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब फेलियर ऑफ वाटर सप्लाई को हम एनालाइज करेंगे। वो कैसे करेंगे, इसके अंदर हम गेट्स यूज़ करेंगे। जैसे कि आपने 10th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा और गेट और एंड गेट। मतलब और गेट का मतलब है अगर ये सिचुएशन फेल है तो वो भी हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज़ है। एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन फेल होंगी तभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब टैंक को फेलियर ऑफ वाटर सप्लाई को डिफाइन कैसे करेंगे, 3 स्टेप्स के अंदर और में। अब पहले हमने और गेट यूज़ किया, मतलब ये हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि तीनों का होना ही फेलियर होगा, किसी एक का भी फेलियर होगा तो भी फेलियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर है टैंक लीकेज। सबसे पहले हमने टैंक लीकेज, मतलब टैंक अगर लीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई, इनसफिशिएंट मतलब प्रॉपर प्रेशर नहीं आ रहा है पाइप्स के अंदर। एबनॉर्मल डिमांड, डिमांड एबनॉर्मल है, मतलब जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा है, या फिर ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं इतनी की डिमांड नहीं है, तो उसे एबनॉर्मल डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अब वो भी आगे फर्दर किस किस चीज़ में डिवाइड होगी, सबसे पहले और गेट से और ये भी और गेट से, ठीक है। तो सबसे पहले टैंक लीकेज को बात करते हैं। टैंक लीकेज किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये ट्री बनाया हुआ है ना, तो टैंक लीकेज किस चीज़ पे डिपेंड करती है। और लगाया हुआ है तो इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन होगी तो वो टैंक लीकेज की होगी, ठीक है। क्रैक इन वॉल, अगर मान लो टैंक जो आपका वाटर सप्लाई का, अगर उसके अंदर क्रैक्स हैं वॉल्स के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो टैंक लीकेज को होगा और वो फेलियर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाकर। तीसरा है लीकी वॉल्स, अगर उसकी वॉल्स लीक हैं, ठीक है,
और तीसरा पार्ट है हमारा कोरोजन इन वॉल। अगर कोरोजन आपका लगा हुआ है वॉल्स पर तो ऑटोमेटिकली वो ब्रस्ट हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। तो इन तीनों कंडीशन में से जो भी एक भी फेल हुई ना तो वो टैंक लीकेज को डिनोट करेगी, और टैंक लीकेज डेफिनेटली डिनोट करेगा, मतलब आगे लीड करेगा फेलियर ऑफ वाटर सप्लाई को, ठीक है। तो ये और गेट से डिफाइन किया हुआ है। एंड गेट का मतलब ये है जब ये दोनों कंडीशन फेल होंगी तभी ये होगा इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई। अब दो कंडीशन क्या है, फेलियर इन द सेकेंडरी सप्लाई सर्किट और फेलियर इन द प्राइमरी सप्लाई सर्किट। मतलब किसी भी सर्किट में या तो प्राइमरी या सेकेंडरी, या सेकेंडरी या प्राइमरी, ये जब दोनों फेल हो जाएंगे तभी हमारा इंसफिशिएंट वाटर सप्लाई होगा। मतलब इस कंडीशन को, इस केस को पॉसिबल होने के लिए इन दोनों कंडीशंस का फेल होना ज़रूरी है, इसलिए हमने एंड गेट लगाया। तो एंड और का तो आपको सिस्टम समझ में आता है, तो ये हमारा फेलियर ट्री है, ठीक है। इस तरह से हम फेलियर ट्री बना सकते हैं कि जिसके अंदर जो जो फॉल्ट्स होते जा रहे हैं उसे हम डिनोट करें कि वो और में यूज़ होगा या फिर एंड में यूज़ होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इस बात को डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ है हमारा इवेंट ट्री एनालिसिस। अब इवेंट ट्री एनालिसिस हमारा क्या कहता है, इसके अंदर इवेंट्स बनाएंगे, ठीक है, और हर इवेंट्स दो कंडीशन को जनरेट करेगा, जैसे कि येस और नो कंडीशन के अंदर। मतलब जैसे कोई भी इवेंट है उसमें दो तरह के रिजल्ट्स होंगे हमारे, येस और नो, ठीक है। मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर मैं स्कूल जाने के लिए निकलता हूँ रास्ते में तो उसके दो ही कंडीशन होंगे, या तो मैं पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा, ठीक है। तो येस और नो दो ही कंडीशन, ठीक है। तो वही हमारा इवेंट ट्री एनालिसिस है, ठीक है। अभी तक हमने फेलियर ट्री एनालिसिस किया था, उसके अंदर हमने फेलियर्स को प्रेफरेंस दी थी, लेकिन इसके अंदर हम इवेंट्स को देंगे, और इवेंट्स का जो रिजल्ट होगा वो येस और नो, मतलब दो ही रिजल्ट्स होंगे, और फर्दर उसके आगे येस और नो। अब इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ी थ्योरी लिखना, कि दिस मेथड इलस्ट्रेट्स द सीक्वेंस ऑफ द आउटकम। ये मेथड इलिस्ट्रेट करता है, मतलब दिखाता है कि सीक्वेंस ऑफ आउटकम के सीक्वेंस को दिखाने के लिए, विच में अराइजेज आफ्टर द अकरेंस ऑफ अ सिलेक्टेड इनिशियल इवेंट। इनिशियल इवेंट का मतलब यहाँ पर इस बात से है कि मतलब आपने कोई इवेंट सेलेक्ट करी, उसमें जो इनिशियल इवेंट्स के होने के बाद जो आउटकम्स आएंगे उसके ऊपर हम इवेंट ट्री एनालिसिस करते हैं, ठीक है। दिस मेथड यूज़ इंडिकेटिव लॉजिक। इंडिकेटिव लॉजिक मतलब वही आप जो मैंने बताया, येस और नो, दो ही इंडिकेटिव लॉजिक होते हैं, इंडिकेट करना कि हुआ या नहीं हुआ, फेल हुआ या नहीं हुआ। इट इज़ मेनली यूज फॉर द कॉन्सिक्वेंस। ये कॉन्सिक्वेंस को यूज़ करने के लिए होता है, एनालिसिस एंड इन डिफाइनिंग द पोटेंशियल हजार्डियस एग्जिस्टिंग सिचुएशन इन द सिस्टम। मतलब कि अगर हम एनालाइज कर रहे हैं और कोई कंडीशन फेल होती है तो वो किस को लीड करेगी, कौन सी सिचुएशन को लीड करेगी। इट इज़ इनवर्स ऑफ FTA। अब FTA क्या था हमारा, फॉल्ट ट्री एनालिसिस। यहाँ पे जो भी मैं पीछे थर्ड अभी डिस्कस करके आई इसी वीडियो के अंदर, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, उसका इनवर्स है इवेंट ट्री एनालिसिस। अब ये इनवर्स क्यों है वो हम पता करेंगे। FTA अलाउज ऑन one to proceed back in the time for possible catastrophic accident to examine the component of the sequence with possibility of failures। जो हमारा FT है, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, वो क्या अलो करता है हमें कि हम टाइम में बैक जा सके, मतलब पीछे जाकर देख सके कि किस जगह कैटास्ट्रोफिक एक्सीडेंट हुआ है या किस कंपोनेंट में फेलियर हुआ है, ठीक है। लेकिन जो हमारा इवेंट ट्री एनालिसिस है, बट द इवेंट ट्री एनालिसिस ये क्या करता है, अलो द ऑब्जर्वर टू प्रोसीड फॉरवर्ड इन टाइम, ठीक है। जो हमारा फॉल्ट ट्री एनालिसिस था वो बैक इन टाइम था, मतलब हम पीछे जाकर ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जो इवेंट ट्री एनालिसिस है हम इसमें टाइम में आगे जाकर देख सकते हैं। तो इसका एक प्लस पॉइंट तो यही हो गया कि हम पहले ही उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम पोटेंशियल कंपोनेंट फेलियर टू फाइनल एक्सीडेंट, और फाइनल एक्सीडेंट तक पहुंच सकते हैं कि फाइनली क्या रिजल्ट्स आउटकम होंगे, ठीक है। तो मोस्ट सीरियस आउटकम सच एज एक्सप्लोजन, टॉक्सिक्स रिलीज। जो सीरियस आउटकम्स होते हैं जैसे कि एक्सप्लोजन, मान लो कोई हम टेस्टिंग कर रहे हैं किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की, ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके सीरियस आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, टॉक्सिक्स रिलीज होगा एक्सेट्रा, इज सेलेक्टेड एज द फाइनल इवेंट, और उसे हम फाइनल इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अ ट्री इज देन कंस्ट्रक्टेड बाय रिलेटिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। और फिर हम एक ट्री बना सकते हैं इन सारे इवेंट्स को एक सीक्वेंस में लगाने के बाद। मतलब पहले कि उसकी ब्रांच होगी, फिर उसकी सब ब्रांचेज होंगी, फिर सब ब्रांचेज, फिर लीव्स होंगे, ठीक है, रूट से स्टार्ट होगा, ठीक है, विच इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन कुड लीड टू फाइनल इवेंट। और सारी चीज़ें मिलकर कॉम्बिनेशन के अंदर एक फाइनल इवेंट को तरफ लीड करेंगी या फिर जाएंगी, ठीक है। अब हम एक ट्री देखेंगे जो कि हमारा इवेंट एनालिसिस होगा, उसे हम एनालाइज करके देखेंगे। तो ये एक ट्री है हमारा जिसे हम इवेंट ट्री एनालिसिस कहेंगे, और इसमें हर इवेंट की दो पॉसिबल कंडीशंस है, येस और नो, येस और नो, और उसकी फर्दर आगे येस और नो, येस और नो, ठीक है। तो कहना क्या है कि ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कहने वाला हूँ कि हम एक बंदा है या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो ऑफिस के लिए निकलता है, तो वो लेट होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है उसकी पॉसिबल सिचुएशंस पर। तो हम उसके डिफाइन एक बना लेंगे कि सबसे पहले वो कार स्टार्ट करेगा,
अगर कार स्टार्ट, ठीक है, कार स्टार्ट करी सबसे पहले, तो उसकी दो पॉसिबल कंडीशंस हैं, या तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है, येस और नो। हम इसे आगे देख रहे हैं, मतलब एडवांस इन टाइम जाके देख रहे हैं, फॉरवर्ड इन टाइम हम पहले ही पता कर लेंगे कि वो लेट होगा या नहीं होगा फॉर ड्यूटी, ठीक है। तो कार स्टार्ट्स करी तो दो पॉसिबल कंडीशंस हैं, जो आउटकम्स होंगे हमारी येस और नो, ठीक है, 50-50। अगर हो गई तो फिर वो चला जाएगा, अगर फिर डिपेंड करेगा कि हाईवे क्लियर उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके भी दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, येस और नो। अगर उसे हाईवे क्लियर मिला तो वो लेट फॉर ड्यूटी, नो, मतलब लेट नहीं होगा। लेकिन अगर उसे हाईवे क्लियर नहीं मिला, नो हुआ, तो वो लेट हो जाएगा, यस, ठीक है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया, अगर कार स्टार्ट कर ली तो यस। अगर मान लो उसकी कार ही स्टार्ट ना हो तो वो क्या करेगा, ट्रेन और बस अवेलेबल, मतलब किसी भी दूसरे अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाने की प्रेफरेंस करेगा वो। तो उसके भी दो कंडीशन हैं, ट्रेन और बस अवेलेबल। अगर उसे ट्रेन या बस मिल गई यस, नहीं मिली तो नो। अगर यस मिल गई तो क्लियर, हाईवे वगैरह तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद तो सीधा वो लेट फॉर ड्यूटी, नो, मतलब सीधा टाइम पर ही पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उसे ट्रेन और बस भी अवेलेबल नहीं हुई तो क्या होगा, फिर हो जाएगा तीसरी कंडीशन की तरफ। तीसरी कंडीशन है कलीग अवेलेबल, मतलब आसपास कोई कलीग उसका मिल जाए जो उसे पिकअप कर ले और फिर उसके साथ चला जाए वो, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर भी येस और नो सिचुएशन है। अब उसका जो कलीग होगा उसके पास भी कार होगी, तो फिर कार तो वो रोड पे ही चलाएगा, तो हाईवे क्लियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए भी येस और नो की कंडीशन है। अगर कलीग नहीं मिला तो वो लेट हो गया, और मिल गया तो फिर डिपेंड करेगा दोबारा सिचुएशन, हाईवे क्लियर मिले या नहीं मिले। अगर हाईवे क्लियर रहा, यस क्लियर है, तो वो ड्यूटी के लिए लेट नहीं होगा। लेकिन अगर हाईवे क्लियर नहीं है तो वो होगा लेट, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ से स्टार्ट हो गए फाइनल इवेंट्स तक पहुँच सकते हैं कि हम कितनी, मतलब उसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कितनी बार हम लेट होंगे, कौन कौन सिचुएशंस अराइजेज होंगे और जिसके बाद हम लेट होंगे। तो इसे हम बोलते हैं इवेंट ट्री एनालिसिस। अब इवेंट ट्री एनालिसिस का खास बात क्या है, वो ये है कि इसकी जो भी हम इवेंट्स लेंगे उसके दो ही पॉसिबल आउटकम होंगे जो कि यस और नो में जाएंगे, ठीक है। तो 50-50 रहेगा इसका। और जिससे पहले हमने FTA करा था उसके अंदर पूरी हम प्रॉपर वो देते हैं कि जो जिस कंपोनेंट में फेलियर हुआ है वो किस वजह से हुआ, उसे एंड और गेट से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आई क्लियर। अब हम नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम कॉस्ट एनालिसिस। अब कॉस्ट के एनालिसिस करेंगे, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कौन कौन सी कॉस्ट उस पर लगेंगी। एक तो वही होगी जैसे आप नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर सामान आएगा, ठीक है, और आपका जो अगर आपने कलीग है, आपकी टीम है, तो उन्हें भी पे करना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट एनालिसिस होगी, वो डायरेक्ट दिखती है। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होगी, अगर मान लो वो इनडायरेक्टली फेल हो जाता है तो क्या क्या कैजुअलिटीज़ होंगी, कैजुअलिटीज़ कितनी होगी उसके अंदर, मतलब अगर मान लो ज़्यादा ही कैजुअलिटी हुई या फिर आपने कोई बॉम्ब बनाया है या फिर कुछ भी ऐसा ही कोई भी पार्ट है और वो एक्सप्लोज हो रहा है, तो आप टेस्ट कर रहे हैं और वो एक्सप्लोज हो गया, तो उससे कितनी प्रॉपर्टी डैमेज हुई उसका भी एक कॉस्ट होगी जो कि आपको एनालाइज रखनी पड़ेगी। और अगर उससे किसी को हार्म होता है, किसी भी एनिमल बीइंग को या फिर ह्यूमन बीइंग को किसी को भी डैमेज होता है, तो वो भी कॉस्ट एनालिसिस के अंदर आता है। तो दो तरह की कॉस्ट एनालिसिस करेंगे हम। प्राइमरी कॉस्ट एनालिसिस के अंदर दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी कॉस्ट और सेकेंडरी कॉस्ट। अब प्राइमरी कॉस्ट क्या है, प्राइमरी कॉस्ट है द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। डायरेक्टली अगर ह्यूमन लाइफ्स का लॉस होता है, मतलब कोई मर गया एक्सपेरिमेंट के टाइम, तो ह्यूमन लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। और प्रॉपर्टी एसेट्स, मतलब प्रॉपर्टी और एसेट्स वही जो मैंने कहा अभी बताया, क्रॉप्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एस्टिमेटेड, ठीक है। सेकेंडरी कॉस्ट क्या होगी, तो लॉस ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी। अब ह्यूमन कैपेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें आपके साथ जो लेबर लगी हुई थी या फिर कोई भी आपके साथ था, उसका हाथ या पाँव कट गया, तो कैपेबिलिटी इनकैपेबल हो गया वो किसी भी तरह, तो लॉस ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी ये उसे डिनोट कर रहा है। और द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, मतलब अब वो कमा नहीं पाएगा। अगर मान लो किसी का हाथ चला गया, पैर चला गया और वो आगे कमा नहीं पाया, तो उसे आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा और वो कंपनसेशन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्सली उसका ट्रीटमेंट में तो आपको ही करवाना पड़ेगा, तो वो भी आपका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट में ही आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है हमारा असेसमेंट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क। मतलब ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेसमेंट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क के कुछ पॉइंट्स ब्रीफली एक्सप्लेन द असेसमेंट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क, ठीक है। डायरेक्टली 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देर आर मैनी पॉजिटिव अनसर्टेनिटी द रिस्क ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विस, ओके। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाते टाइम उसके अंदर कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जिसे हम रिस्क बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि रिस्क किस किस को कहते हैं। अनवांटेड इवेंट्स को जो अकर होती हैं उन्हें हम रिस्क बोलते हैं, ठीक है।
और उनका रिस्क भी लेना पड़ता है, बिजनेस में भी हो, प्रोजेक्ट में भी, और प्रोडक्ट अगर आप कोई बना रहे हैं तो भी। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द नॉलेज ऑन रिस्क, मतलब कि सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज नहीं होनी चाहिए आपको रिस्क की, ठीक है। अनसर्टेन बिहेवियर ऑफ मटेरियल, और जिस मटेरियल पे आप काम कर रहे हैं उसका अनसर्टेन बिहेवियर नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। मतलब जैसे कि रेडियम है, फॉर एग्जांपल, अगर आपको रेडियम की पूरी समझ नहीं हो रहा, आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसका अनसर्टेन बिहेवियर ही लगेगा आपको, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैडम क्यूरी ने जो रेडियम के इन्वेंशन की थी या डिस्कवरी की थी, जो भी है, ठीक है, पार्ट ऑफ दैट, लेकिन जब उसने की थी तो आपको पता है कि उसकी डेथ, मैडम क्यूरी की डेथ भी रेडियम की वजह से ही हुई थी, क्योंकि उसका अनसर्टेन बिहेवियर था। वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती गई और उससे उसके कैंसर बनता गया उस चीज़ से, ठीक है। तो अनसर्टेन एंड वेरिंग बिहेवियर ऑफ यूज़र एनवायरनमेंट, ठीक है। सबसे पहले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका, उस जगह का एनवायरनमेंट भी अनसर्टेन ना हो। मतलब आज बारिश हो रही है, कल फिर धूप निकल रही है, फिर गर्मी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कभी कुछ ज़्यादा है, वो भी ना हो, ठीक है। नॉलेज होनी चाहिए मतलब इन सब चीज़ों की। फोर्थ पॉइंट है हमारा द यूज़ ऑफ मिसयूज़ ऑफ मटेरियल प्रोडक्ट रिमेनिंग अनट्रैक्ड, मतलब अगर कोई मिसयूज़ हो सकता है मटेरियल का या प्रोडक्ट का, तो वो आपकी ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर होना चाहिए, मतलब आप उसे ट्रैक कर सको, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो अनट्रैक्ड ही रह जाए। न्यूअर एप्लीकेशन ऑफ द ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी रिमेन अनपब्लिश्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, न्यूअर एप्लीकेशंस ऑफ ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी रिमेन अनपब्लिश्ड, मतलब कि कुछ भी ऐसा वैसा यूज़ ना करें जिस टेक्नोलॉजी की आपका यूज़ ना हो, मतलब न्यूअर एप्लीकेशन या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो हो। इसके बाद मेरा सिक्स्थ पॉइंट है सब्सटीट्यूशन ऑफ द न्यूअर मटेरियल हुज बिहेवियर आर नॉट डिस्क्लोज्ड, ऐसी न्यू मटेरियल का उसके साथ सब्सटीट्यूट ना करें, मतलब किसी भी पार्ट को हटा के एक नया मटेरियल लगा दे जस्ट बिकॉज किसी ने आपको कहा कि वो ठीक है और उसका बिहेवियर आपको पता नहीं है, डिस्क्लोज नहीं है, तो उसे ऐसा ना करें बिल्कुल भी किसी भी सेफ्टी और रिस्क के अंदर। मतलब आपको सेफ्टी पूरी बरतनी पड़ेगी। द अनएक्सपेक्टेड एंड द अनइंटेंडेड आउटकम्स ऑफ द प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अनएक्सपेक्टेड और अनइंटेंडेड, मतलब इंटेंडेड ही ना हो, ऐसे आउटकम्स आ जाएं प्रोडक्ट के, तो वो भी नहीं होना। ऑल दीज एक्सपेक्ट्स मेक द एस्टिमेशन ऑफ रिस्क कॉम्प्लेक्स एंड अनरियलेबल, ठीक है। हैंस द डाटा आर टू बी मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली एंड रिस्क एस्टिमेट अपडेट पीरियडिकली। इस बात का मतलब ये है कि जो एक्सपेक्ट होंगे, ये जो हमने ऊपर 7 एक्सपेक्ट्स डिस्कस करे हैं, वो ऐसे ना हो, वो ऐसे एस्टिमेट हैं जो कि हमारे उसको रिस्क को कॉम्प्लेक्स और अनरियलेबल बना देंगे, ठीक है। मतलब अनरिलायबल, भरोसे लायक बिल्कुल नहीं होंगे, और कॉम्प्लेक्स और बना देंगे। इसीलिए जो डाटा है वो टाइम टू टाइम कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाना चाहिए, और जो रिस्क एस्टिमेशन है, मतलब रिस्क का जो एस्टिमेट हम करते हैं, वो अपडेट होना चाहिए टाइम टू टाइम। एक टाइम आप बना ले, जैसे कि हफ्ते के अंदर या फिर 3 दिन के अंदर हम उसे अपडेट कर देंगे, तो वो रिस्क एस्टिमेट अपडेट होता रहना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेफ एग्जिट। सेफ एग्जिट का मतलब क्या है? सेफ एग्जिट का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की फेलियर के बाद आपके पास एक एग्जिट पॉइंट हो। अब ये वैसा वाला एग्जिट नहीं है कि आप समझ रहे हो कि एग्जिट वैसा हो, मतलब देखो द प्रोडक्ट, सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है द प्रोडक्ट व्हेन इट फेल्स, अगर वो फेल्स होता है, शुड फेल सेफली, मतलब सेफ तरीके से होना चाहिए फेल, ठीक है। आप एक कार का स्टंट कर रहे हैं और स्टंट के अंदर उसके अंदर स्टंटमैन बैठा हुआ है, स्टंट में आप कार को एक्सप्लोड करते हैं और कार फ्लिप करके 3-4 बार फ्लिप कर जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने जो एक्सपेरिमेंट करा, उसके बाद जो ड्राइवर उसके अंदर बैठा था, स्टंटमैन जो बैठा था, वो आराम से निकल सके सेफली, उसे बोलते हैं सेफ एग्जिट, ठीक है। द प्रोडक्ट व्हेन इट फेल्स कैन बी अबंडेंट सेफली, मतलब उसे सेफली बांधा जा सके, अगर एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसे सेफली काबू में लाया जा सके। द यूज़र कैन सेफली एक्सकेप द प्रोडक्ट, यूज़र क्या है कि सेफली इस प्रोडक्ट का स्केप कर सके। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन साइट में कैसे यूज़ करते हैं? अगर मान लो आप कंस्ट्रक्शन साइट पे आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप 2 स्टेयरकेस लेते हैं। अगर ज़्यादा ही हाई राइज बिल्डिंग है तो सिर्फ आप लिफ्ट पे नहीं रहते, मतलब आपका जो एस्केलेटर है सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं रहते आप क्या करते हैं, सर्विस स्टेयर्स अलग देते हैं और मेन स्टेयर्स अलग होते हैं, मतलब 2 स्टेयर्स, और साथ ही साथ एक सर्विस लिफ्ट भी देते हैं और मेन लिफ्ट भी देते हैं। वो क्यों देते हैं सर्विस लिफ्ट? वो इसलिए देते हैं ताकि आपका जो यूज़र है, मतलब जो आपका बिल्डिंग में आपका वही तो यूज़र है जो उसके अंदर रह रहा है, वो यूज़र कैन सेफली स्केप द प्रोडक्ट। मतलब अगर मान लो इन द केस अगर भूकंप आता है या फिर अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक हो या फिर फायर का सिचुएशन हो, तो आपका जो यूज़र है वो आराम से निकल सके। जैसे कि शिप हैव सफिशिएंटली लाइफ बोट। अब टाइटैनिक की बात करें, टाइटैनिक पे लोग इतने क्यों मरे थे? क्योंकि उसमें शिप्स ही नहीं थे, लाइफ बोट इतने नहीं थे और ना उन्हें दिया गया, इसीलिए। तो आपका जो यूज़र है वो आपका मेन पार्ट है जो कि आपको देखना है या फिर कंसिडर करना है उसकी सेफ्टी।
आपका यूज़र आपके प्रोडक्ट से सेफली एग्जिट कर सके, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। अब नाम से ही पता चल रहा है रिस्क और बेनिफिट का एनालाइज करना, रिस्क का भी एनालाइज करना और बेनिफिट्स का भी। द मेजर रीज़न फॉर द एनालाइज ऑफ रिस्क बेनिफिट्स आर, जो मेन रीज़न है इस चीज़ को एनालाइज करने के वो ये हैं। फर्स्ट क्या है, टू नो रिस्क एंड बेनिफिट्स एंड वे देम ईच, मतलब कि वो कहते हैं ना तोलो, दोनों चीज़ों को तोलना, रिस्क को भी और बेनिफिट्स को भी, दोनों को तोलना, ठीक है। सबसे पहला तो यही है कि दूसरा पॉइंट हमारा टू डिसाइड ऑन डिज़ाइन एड विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब डिसाइड करना डिज़ाइन के टाइम पे प्रोजेक्ट की एडविजिबिलिटी क्या है। थर्ड है टू सजेस्ट एंड मॉडिफाई द डिज़ाइन सो दैट द रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड और रिड्यूस्ड। इस बात का मतलब क्या है, सजेस्ट करना डिज़ाइन के अंदर या फिर मॉडिफाई करना जो कि रिस्क को एलिमिनेट किया जा सके। फॉर एग्जांपल एक आर्किटेक्ट ने एक डिज़ाइन बना दिया बिल्डिंग का, ठीक है, और वो उसने आगे फर्दर भेज दिया या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर काम करवा रहा है और आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आपने कोई भी ऐसी चीज़ पाली उस डिज़ाइन के अंदर जो कि फॉल्ट है आपके हिसाब से। आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं या फिर आप साइट इंजीनियर ही मान लो, लेकिन आपको लगता है कि आप जो उसमें डिज़ाइन बना हुआ है वो फॉल्टी है, तो आप उसके अंदर सजेस्ट कर सकते हैं और मॉडिफाई करवा सकते हैं डिज़ाइन को, ताकि रिस्क को एलिमिनेट किया जा सके और रिड्यूस किया जा सके। देयर आर सम लिमिटेशन दैट एग्जिस्ट इन द रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। अब यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम रिस्क और बेनिफिट का एनालाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होंगी। द इकोनॉमिक एंड द एथिकल लिमिटेशंस आर प्रेजेंटेड एज फॉलोज, और वो क्या हैं वो हम ये देखेंगे। सबसे पहले तो प्राइमरीली द बेनिफिट में गो टू वन ग्रुप एंड रिस्क में गो टू द अनदर ग्रुप, इज़ इट एथिकली करेक्ट। अब बात यह है कि अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट साइट पे या प्रोजेक्ट में कोई भी काम कर रहा है, टीम्स काम कर रही हैं, ठीक है, तो जो बेनिफिट है वो एक ग्रुप को चला जाए और जो रिस्क है वो दूसरे ग्रुप को चला जाए, तो ये एथिकली करेक्ट नहीं होगा। अब इसका लाइव एग्जांपल ये लेते हैं कि हम जैसे मान लो आप कार बना रहे हैं, ठीक है, तो कार की डिज़ाइनिंग किसी और के हाथ में है, ठीक है, और उसकी टेस्टिंग किसी और के हाथ में है। तो टेस्टिंग कार तो आपने बना दी, एक टीम ने कार बना दी, वन ग्रुप ने कार बना दी, दूसरी टेस्ट करी और टेस्ट करते टाइम फेलियर हो गया, तो दूसरे केस से चला गया और बेनिफिट पहले केस से आ गया, ये एथिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद इज एन इंडिविजुअल और गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू इम्पोज अ रिस्क ऑन सम वन एल्स ऑन बिहाफ ऑफ सपोज्ड बेनिफिट टू समबडी एल्स। इस बात का मतलब ये है कि क्या कोई इंडिविजुअल या गवर्नमेंट किसी भी रिस्क को किसी और के ऊपर इम्पोज कर सकते हैं सिर्फ इस बिहाफ पे कि बेनिफिट भी तो उसे होने वाला था। मतलब कोई साइट, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर है या फिर बिल्डर है, उसने बिल्डिंग बनाई और फिर जो कि अर्थक्वेक की वजह से उसकी बिल्डिंग ढह गई, तो ये क्या ठीक होगा एक इंडिविजुअल या गवर्नमेंट को ब्लेम करना किसी और उसके ऊपर रिस्क इम्पोज करना कि आपकी गलती है किसी और चीज़ के लिए, तो वो भी एथिकली करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द यूनिट फॉर द कंपैरिजन आर नॉट द सेम, जो यूनिट है कंपैरिजन की वो सेम नहीं होगी। कमीशन द एक्सप्रेस हाईवे में ऐड अ फ्यू हाईवे डेथ वर्सेस फास्टर एंड कंफर्टेबल ट्रैवल फॉर द सेवरल कम्यूटर का मतलब पैसेंजर जो भी वहाँ मतलब ट्रैवल कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है बोथ रिस्क एंड बेनिफिट्स लाई इन द फ्यूचर, मतलब कि जो दोनों रिस्क और बेनिफिट्स हैं मतलब कि वो फ्यूचर में लाई करते हैं। फ्यूचर कैसा हो किसी को क्या पता, फ्यूचर अगर गलत भी हो सकता है, भूकंप की वजह से किसी भी प्रोजेक्ट पे प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर सुनामी, अलग अलग तरह के नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जो कि फ्यूचर में लाई करता है। रिस्क और बेनिफिट, क्या उस प्रोजेक्ट का क्या बेनिफिट होगा क्या रिस्क होगा, वो डिपेंड करता है फ्यूचर के अंदर। पांचवा पॉइंट है बोथ रिस्क एंड बेनिफिट्स में हैव अनसर्टेनिटीज़, जो हमारे रिस्क और बेनिफिट है मतलब या तो उसका फ़ायदा या फिर नुकसान, वो हमारा अनसर्टेनिटीज़ है, मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। द एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी में डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी है वो टाइम के साथ डिपेंड करेगी। अब ये तो है नहीं कि आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ली और उसके हिसाब से ही आपको रिस्क की या फिर आपको बेनिफिट ही मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। टाइम के साथ चेंज होती रहती है, क्योंकि क्या पता कल को शेयर बाजार मतलब मार्केट के अंदर शेयर बाज़ार में ज़्यादा मुनाफा हो जाए किसी प्रोडक्ट के ऊपर या फिर किसी में नुकसान हो जाए, तो वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोबेबिलिटी बस बना सकते हैं लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते, ठीक है। पूरी तरह से अनसर्टेनिटीज़ को डिफाइन करती है। एंड रीज़न टू रीज़न, टाइम टू टाइम चेंज होगी और रीज़न टू रीज़न जगह के हिसाब से भी चेंज होगी, ये जगह अलग है वो जगह अलग है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिस्क की। रिस्क चार तरह के हैं मेनली, ठीक है। सबसे पहले तो ये जैसे कि आपको दिख रहा है पर्सनल रिस्क, पब्लिक रिस्क, रिड्यूसिंग रिस्क और वॉलंटरी रिस्क, ठीक है। रिड्यूसिंग रिस्क को हम इम्प्रूविंग सेफ्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पर्सनल रिस्क को डिफाइन कर देते हैं। असेसिंग द इनवॉलंटरी पर्सनल रिस्क इज़ नॉट एन ईजी टास्क, मतलब ये कोई ईजी टास्क नहीं है किसी भी पर्सनल रिस्क को इनवॉलंटरी तरीके से असेस करना, सब इच्छा से, ठीक है।
इनवॉलंटरी का मतलब ये होता है अपनी इच्छा से किसी भी पर्सनल रिस्क को एनालाइज करना, इज नॉट अ इजी टास्क। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप रेजिडेंस नियर द सीमेंट प्लांट इज एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ रिस्क। इस बात का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब ये कि जो ग्रुप है, एक ग्रुप या जो फिर लेबर का ग्रुप है जो सीमेंट प्लांट के पास रहता है, वो एक्सपोज है एक बहुत ज़्यादा बड़े रिस्क की तरफ। इफ सपोज अ सीमेंट प्लांट और रिफाइनिंग वाज टू कम अप इन द एरिया वेयर दिस ग्रुप ऑलरेडी रिसाइड्स रहता है, दे विल ऑब्जेक्ट द प्रपोजल। और वो प्रपोजल को एक्सेप्ट ही ना करे तो मतलब कि लोग ये कहें कि हम यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, सीमेंट का प्लांट नहीं लगने देंगे, तो वो भी एक पर्सनल तरह का रिस्क है, क्योंकि उन्हें खुद का रिस्क है लाइफ का। द फॉलोइंग मैथडोलॉजी मे बी अडोप्टेड टू एसेस क्वान्टिटेवली द पर्सनल रिस्क। पहला क्या है, मतलब कि ये जो मैथडोलॉजी अब मैं नीचे डिस्कस करने वाला हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, वो हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव एसेस करने के लिए पर्सनल रिस्क को। पर्सनल रिस्क को अगर हमें एनालाइज करना है तो इन पॉइंट्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। एसेस द वॉलंटियर एक्टिविटी, सबसे पहले तो वॉलंटियर एक्टिविटीज़ को एसेस करना है। लाइफ इंश्योरेंस एंड पॉलिसीज टेकन, मतलब किस टाइप की लाइफ इंश्योरेंस किया गया है वहाँ पर, या फिर पॉलिसी कौन कौन सी लगाई हुई है टेकन। दूसरा है एसेस द डिग्री ऑफ ऑक्यूपेशन हजार्ड एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, मतलब ऑक्यूपेशन जो हजार्ड है वहाँ पर किस टाइप कितनी डिग्री का प्रॉब्लम होगी और इसके इफेक्ट क्या होंगे हेल्थ पर। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हम देख सकते हैं, वहाँ से हम एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा है लॉस ऑफ सेंसेस सच एज साइट, हियरिंग एंड लॉस ऑफ लिम्स, मतलब कि अगर वहाँ पे कुछ भी एक्सप्लोजिव या कुछ भी ऐसा होता है, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था, जब गैस चारों तरफ फैल गई थी तो कई किलोमीटर तक के एरिया में लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि उनसे सांस नहीं ली जा रही थी, ठीक है। तो लॉस ऑफ सेंसेस किस टाइप की है। लॉस ऑफ हियरिंग अर्निंग कैपेबिलिटी स्पेशली ड्यू टू द फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, समझ गई होगी इस पॉइंट का, तो समझाने की जरूरत नहीं है। गेट असिस्टेंट बाय द ट्रेंड आर्बिट्रेटर्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पब्लिक रिस्क को। एसेसिंग द पब्लिक रिस्क इज रिलेटिवली ईजी। अब रिलेटिवली ईजी है, किससे ईजी है, पर्सनल रिस्क से पता करने से पब्लिक रिस्क पता करना ज़्यादा ईजी है। पर्सनल रिस्क किसको कितना रिस्क हुआ है हमें क्या पता, ठीक है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऊपर तरह से तो देख सकते हैं कि कोई किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हमें क्या पता उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है, या फिर किस तरह की इमोशनल प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है। तो पर्सनल रिस्क को हम एनालाइज नहीं कर सकते और आसान भी नहीं है, लेकिन पब्लिक रिस्क को तो हम एनालाइज कर सकते हैं और वो ईजी भी है रिलेटिवली पर्सनल रिस्क के। एज इन सोसाइटल वैल्यू सिस्टम द कॉस्ट ऑफ डिसेबिलिटी कैन बी एवरेज्ड आउट। समझ गए होगी उस बात का मतलब, ठीक है। डिसेबिलिटी के तौर पे मतलब पब्लिकली रिस्क देखना कि डिसेबल कितनी हुई है डिसेबिलिटी उस पर्सन को। टू एसेस द पब्लिक रिस्क द लॉस ऑन द एसेट्स एंड द करेक्शन कॉस्ट आर एस्टिमेटेड। इस बात का मतलब कि एसेट्स का कितना लॉस हुआ है, हम ऊपरी तौर से जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आया तो हम बता सकते हैं वहाँ पर देखकर ऑन द साइट पब्लिक रिस्क पर कि कितनी डैमेज हुआ एसेट्स को, किसी भी पर्सन को, तो कितना लॉस हुआ है, ठीक है, उसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें 3 ही पॉइंट हैं, ज़्यादा नहीं है। पहला पॉइंट है लॉस ऑफ और रिडक्शन इन द फ्यूचर इनकम, फ्यूचर इनकम कमाने की क्षमता को खो देना सबसे पहले, और अर्निंग कैपेसिटी ड्यू टू लॉस ऑफ लिम्स एंड देयर कैपेबिलिटी, कोई भी ऑर्गन का डैमेज होना किसी भी एक्सीडेंट के अंदर, और फ्यूचर इनकम को ना कमा पाना, ये पब्लिक रिस्क हम एनालाइज कर सकते हैं। तीसरा है कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट के साथ कितनी कॉस्ट एसोसिएट हुई है, विच इंक्लूड्स द ट्रांसप्लांटेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ बॉडी पार्ट लिम्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी पता कर सकते हैं, मान लो किसी का फ्रैक्चर ज़्यादा हो गया पैर या फिर हाथ, तो उसके अंदर हम रोड डालते हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी भी ऑर्गन को कोई डैमेज हुआ है फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट के कारण या फिर बुलेट शूट्स के कारण हार्ट बीट रुक गई है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है, या फिर पेस मेकर भी उसमें वो डालना पड़ेगा, रेनफोर्स करना पड़ेगा बॉडी को। रेनफोर्समेंट का मतलब वही होता है रोड वगैरह प्रोवाइड करनी किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर वो डैमेज होता है तो मेडिकली ट्रीट करके, तो वो भी हमारा पब्लिक रिस्क के अंदर आता है, हम उसे एनालाइज कर सकते हैं ईजीली। तीसरा है कॉस्ट ऑफ वेलफेयर, कॉस्ट ऑफ वेलफेयर विच includes rehabilitations, provisions of less and demanding alternative jobs and other disability benefits। अब पहले सरकार में क्या होता था कि अगर मान लो ड्यूटी पर किसी के पापा की डेथ हो जाती है तो उसके बेटे को या फिर उसके घर के किसी सदस्य को कंपनसेशन के साथ साथ सरकारी नौकरी मिल जाती थी, तो वही था कि अल्टरनेटिव जॉब मांगना, ठीक है, डिसेबिलिटी के बेनिफिट्स, कॉस्ट ऑफ वेलफेयर। तो ये भी पब्लिक रिस्क के अंदर आता है कि उसने रिस्क लिया इसलिए उसे ऐसा मिला, ठीक है, हम उसे दे सकते हैं। रिहेबिटेशंस, फॉर एग्जांपल डैम बनना था जब, तो लोगों को रिहेबिटेट करना, वहाँ से निकाल कर कहीं और रखना, तो प्रोविजन ऑफ लेसेस, वो भी लेसेस के अंदर आता है। अब हम तीसरी चीज़ डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग रिस्क और इम्प्रूविंग सेफ्टी। बात एक ही है, रिड्यूसिंग रिस्क, रिस्क को रिड्यूस करना।
तो सेवरल टेक्निक्स एडॉप्टेड टू रिड्यूस द रिस्क इन अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस एज फॉलोज। बहुत सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क को कम करने के लिए। वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इनहेरिटेंट सेफ्टी कॉन्सेप्ट इन द डिज़ाइन। इनहेरेंट सेफ्टी मतलब हमने पहले बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि साइट के अंदर आपने हरा बंधा हुआ देखा होगा एक कपड़ा, ठीक है, टारपुलिन कह सकते हैं उसे। हर मतलब 3 बिल्डिंग के बाद आपको बंधा मिल जाएगा ताकि कोई ऊपर से गिरे तो वो उसके ऊपर गिर के बच जाए। जैसे कि रोबोट फिल्म में भी यूज़ किया है, रोबोट 2.0 जो आई थी, उसके अंदर जब चिट्टी बिल्डिंग से गिर रहे लोगों को बचाता है उस हरे हुए कपड़े से जो कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है, वो भी हमारा इनहेरिटेंट सेफ्टी कॉन्सेप्ट है जो डिज़ाइन पे यूज़ करते हैं, ठीक है, बचाने के लिए। और भी बहुत सारे हैं जैसे कि रोप बांध देना। फॉर एग्जांपल कास्टिंग के टाइम पे हम रोप बांध देते हैं चारों ओर ताकि कोई नीचे ना गिर जाए जब हम कॉर्नर्स पे कर रहे हो। तो दूसरा पॉइंट है यूज़ ऑफ रिडंडेंसी प्रिंसिपल्स इन द इंस्ट्रूमेंटल प्रोटेक्शन डिज़ाइन। ऐसे प्रिंसिपल्स को यूज़ करना जो रिडेंडेंसी हो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंशियल के प्रोटेक्शन पर। फॉर एग्जांपल आप क्रेन पर हैं और उसके अंदर ऐसे प्रिंसिपल्स हमने बनाए हुए हैं जो रिडेंडेंसी है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा जिसके अंदर हम 3D में बात करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा पीरियोडिकली मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ सेफ्टी सिस्टम टू एंश्योर रिलायबिलिटी। पीरियोडिकली मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ सेफ्टी सिस्टम की पीरियोडिकली जांच होती रहनी चाहिए ताकि वो काम करें नहीं काम करें। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ड्रिल मशीन यूज़ कर रहे हैं तो ड्रिल मशीन को ऑब्जर्व भी करना ज़रूरी है टाइम टू टाइम टेस्ट करने के लिए कि वो ठीक तरह से काम तो कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब उसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है जो कि बहुत बड़े इशू को इंडिकेट करेगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इशू ऑफ ऑपरेशन मैनुअल्स ट्रेनिंग ऑफ द ऑपरेशन पर्सनल एंड रेगुलर ऑडिट आर adopted to ensure that the processes are understood and followed and the system are kept in working condition। फॉर एग्जांपल आपने कोई डिज़ाइन का वो बनाया, प्रोसीजर बनाया, साइट पे इस तरह काम होना चाहिए और कोई नया इंजीनियर आया तो वो उसे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी चेक करना एक डिपेंड करता है रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, वही सारी बात बोली हुई है। डेवलपमेंट ऑफ वेल डिजाइंड एमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान एंड रेगुलर ड्रिल्स टू इंश्योर प्रिपेयर्डनेस इन द केस ऑफ एमरजेंसी। अब इस बात का मतलब क्या है? इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि वेल डिजाइंड एमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान आपके पास हमेशा इमरजेंसी में बचने का निकलने का एक प्लान होना चाहिए जो कि आपका तैयार रहना चाहिए और टाइम टाइम पे ड्रिल करते रहना चाहिए। जैसे कि आर्मी वाले ड्रिल करते रहते हैं। ड्रिल करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि छेद करना है, ठीक है। ड्रिल का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिस करते रहना, तैयारी करते रहना इमरजेंसी की। फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो सबको तैयारी होनी चाहिए कि कैसे कैसे इमरजेंसी को हैंडल करेंगे, किस किस पार्ट। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की जो कि हमारा वॉलंटरी रिस्क का, ठीक है। वॉलंटरी रिस्क इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इन द रिस्क एक्शन ऑल्दो दे नो दैट दीज एक्शंस आर अनसेफ। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं वॉलेंट्री मदद करना चाहते हैं इन द केस ऑफ डिजास्टर के केस में दूसरों की हेल्प करने को इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल कहते हैं रिस्क एक्शन पर, ठीक है। तो जबकि इनको पता होता है कि एक्शंस अनसेफ भी हो सकते हैं उनके लिए, फिर भी वो मदद करते हैं। द पीपल टेक दीज एक्शंस फॉर थ्रिल। कुछ लोग तो थ्रिल के लिए करते हैं, कुछ अम्यूजमेंट और फन। दे ऑल्सो बिलीव दैट दे हैव फुल कंट्रोल ओवर देयर एक्शंस। उनका सोचना ये होता है कभी कभी तो कि हमारा पूरा कंट्रोल अपने एक्शंस के ऊपर। मान लो फॉर एग्जांपल कोई बंदा फुल स्पीड में बाइक चला रहा है जो कि नया नया सीखा है और उसे पता है कि उसका फुल कंट्रोल है बाइक के ऊपर, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। एंड इक्विपमेंट और एनिमल हैंडल मतलब कुछ किसी ने अगर घुड़सवारी सीखी है, मतलब कि हॉर्स राइडिंग सीखी है नई और वो सोच रहा है कि पूरी तेज़ भगाऊँ घोड़े को, ठीक है, तो वो भी अनसेफ ही कहलाएगा क्योंकि आपने अगर नई सीखी है तो आपको रोकना नहीं आएगा, स्पीड को कंट्रोल करना नहीं आएगा उसका। इसलिए पीपल पार्टिसिपेट इन कार रेसिंग एंड रिस्क स्टंट्स, जो कि मैंने आपको बताया ही। और इस केस के अंदर टेस्टिंग बिकम्स इनअप्रोप्रिएट व्हेन द प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड डिस्ट्रक्टिवली। टेस्टिंग इन केसेस में बहुत इनअप्रोप्रिएट हो जाए जिसके अंदर हम टेस्ट डिस्ट्रक्टिवली करते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी आपने देखा होगा कि डिस्कवरी चैनल पे किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए उसकी एक्सट्रीम पॉइंट तक टेस्ट करते हैं, डिस्ट्रक्ट करके। बिल्कुल ही कार का एक्सीडेंट पता करना है तो कार को पूरा तोड़ डिस्ट्रक्ट करके ही पता करेगा, लेकिन उस टाइम पे उसमें जो ड्राइवर होगा उसे तो हार्म होगा ना, वो तो वॉलंटरी रिस्क है। व्हेन द टेस्ट ड्यूरेशन इज़ लॉन्ग, जबकि टेस्ट ड्यूरेशन लॉन्ग है तब भी रिस्क बढ़ जाते हैं। व्हेन द कंपोनेंट फॉलोइंग बाय टेस्ट आर वेरी कॉस्टली, मतलब कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जिस चीज़ को कॉस्ट जिसकी बहुत हैवी कॉस्ट है, तो ये वॉलंटरी रिस्क के अंदर आता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपोनेंट होता है। अब हम चलेंगे दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारी तो आपको सबको पता ही होगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी जिम्मेदारी के अंदर भी 2 पार्ट्स आते हैं, 2 एस्पेक्ट्स आते हैं जो हमें इस बुक के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसे आप डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जनरल ब्यूरो आइडिया दिया है कि कोलेजिनिटी और लॉयल्टी। अब लॉयल्टी भी 2 तरह की, एजेंसी लॉयल्टी और
एटीट्यूड लॉयल्टी, अब एजेंसी लॉयल्टी मतलब जिस एजेंसी में आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आपकी लॉयल्टी कितनी है, और एटीट्यूड लॉयल्टी मतलब आपके खून में, मतलब आपके अंदर ही इनबिल्ट आपका कैरेक्टर है कि आप लॉयल हो बंदे, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे बुक के अंदर 88 पेज नंबर पर अथॉरिटी। अथॉरिटी का क्या है, इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी और एक्सपर्ट अथॉरिटी, दो तरह की अथॉरिटी के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और इस एक्सपर्ट अथॉरिटी के भी 3 पार्ट हैं जो आपकी याद करने चाहिए, और पेज नंबर 88 पर मिलेगा आपको ये बुक के अंदर, ठीक है। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बुक की समरी है, ठीक है। बुक की समरी इसलिए क्योंकि मोस्टली अगर पूरी बुक पढ़ने बैठेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि किस पेज पर क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये सब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ डायग्राम के थ्रू, आपको डायग्रामेटिकली याद होने चाहिए कि अथॉरिटी के अंदर 2 चीज़ आती हैं भाई, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर भी 2 है, कोलेजिनिटी और लॉयल्टी। अथॉरिटी के अंदर भी 2 आते हैं और दूसरे पार्ट में 3 हिस्से हैं, तो इस तरह से याद होना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा रिमाइंड रहता है चीज़ें। इसके बाद पेज नंबर 88 पर भी दूसरा ही टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसके अंदर क्या आता है, फेथफुल एजेंट और ट्रस्टीज़। फेथफुल मतलब जिनके ऊपर हम विश्वास कर सके, ऐसे एजेंट और ट्रस्टी के साथ बार्गेनिंग करनी। सर्विस टू द पब्लिक को किस तरह की सर्विस देनी है उस पर बार्गेनिंग करनी। और असेसमेंट ऑफ द यूनियनिज्म मतलब एकजुट होकर काम कर रहे हैं और उसका असेस कर रहे हैं, तो उस पर कलेक्टिवली बार्गेनिंग हो सकती है। कलेक्टिवली मतलब फॉर एग्जांपल किसी चीज़ पर हमने थोक के भाव उठा लिया, फिर कोई मटेरियल हम उठा रहे हैं किसी भी चीज़ से, तो हम वहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हैं। बार्गेनिंग वही जो मोल भाव करना। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आप देख सकते हैं, पहला है जस्टिस फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। जस्टिस फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर हम 4 टॉपिक्स के अंदर बुक के अंदर अब डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे जो भी है। रिस्पेक्ट फॉर एंटोमोनी, रिस्पेक्ट फॉर प्रोमिसेस, ट्रस्टवर्दीनेस और रिस्पेक्ट फॉर द पब्लिक वेलफेयर। ये 4 टॉपिक हो गए। उसके बाद इसी के अंदर है टाइप ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कभी कभी डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी पास की जाती है, तो वो भी 2 टाइप की होती है। प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन, प्रिविलेज मतलब बहुत ही खास, और प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियस इन्फो मतलब थोड़ी ऑब्वियस है, सिर्फ स्टाफ मेंबर्स के लिए, नॉट फॉर पब्लिक, ठीक है। इन्फो ऑफ लेसर कॉन्फिडेंशियलिटी, और उसके अंदर भी एक टॉपिक और है जो कि है इन्फॉर्मेशन ऑफ लेसर कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसकी कॉन्फिडेंशियलिटी थोड़ी और कम है। और तीसरा टॉपिक है मोर ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी एज इज स्विचिंग अ जॉब एथिकल। क्या ये एथिकल है या नहीं, इस बारे में पूरे एक आर्टिकल लिखा हुआ है बुक के अंदर। दूसरा है मैनेजमेंट पॉलिसीज, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं पूरे स्टाफ को, वो भी है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसी यूनिट 3 के अंदर जो आपको पढ़ना चाहिए, जो कि है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होना। अब इसके अंदर 3 एस्पेक्ट्स आते हैं, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट तो कुछ भी हो सकता है, अपारेंट भी आप देख सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में होगा, लेकिन पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसके अंदर आते हैं 4 पार्ट। सबसे पहला फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट करना, ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है पोटेंशियल का, ठीक है। दूसरा है प्राइम एंड गिफ्ट देना, किसी को रिश्वत देना या गिफ्ट देना, ये भी उसी के अंदर है, पोटेंशियल गिफ्ट्स के अंदर, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक्चुअली। मून लाइटिंग का मतलब होता है मून लाइट में रहना, ऑलवेज मतलब अपनी प्रेज सुनना, अपनी तारीफ़ें सुनना, वो भी उसमें आता है, ठीक है। तो वो भी इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, अंदर की बात बाहर करना, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। तो इन सब के ऊपर एक एक आर्टिकल है, वो आप पढ़ सकते हैं वहाँ जाकर, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, बुक के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल क्राइम के बारे में। अब ऑक्यूपेशनल क्राइम्स क्या होते हैं, मतलब क्राइम तो सभी होता है, खून करना वगैरह, तो ऑक्यूपेशनल क्या होता है, किसी की डाटा चोरी कर लेना ऑक्यूपेशनल क्राइम है, ठीक है। अंदर की इन्फॉर्मेशन दे के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पास करवा देना, या फिर किसी भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी राइवल कंपनी को देना, ये भी ऑक्यूपेशनल क्राइम है। डाटा पास ऑन करना, वो भी ऑक्यूपेशनल क्राइम है। तो क्या है ऑक्यूपेशनल क्राइम, तो वो पढ़ लेते हैं। वो भी आप इसी बुक के अंदर देखेंगे, लेकिन एक जनरल ब्यूरो में दे देता हूँ इसमें। एन ऑक्यूपेशनल क्राइम में भी कमिटेड बाय, कैसे कमिट किया जाता है, किन लोगों के द्वारा या फिर किस तरह से। रोंग एक्शन ऑफ अ पर्सन थ्रू वन लॉफुल एम्प्लॉयमेंट के थ्रू काम पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है क्राइम बाय एन एम्प्लॉय टू प्रमोट वंस ओन और एम्प्लॉयज इंटरेस्ट, किसी भी एक एम्प्लॉय का वो करना, प्रमोट करना जो कि उसका खुद का एम्प्लॉय है, मतलब उसको खुद का बंदा है, ये भी एक तरह का क्राइम ही है, जिसे नेपोटिज्म बोलते हैं, जो कि आजकल बहुत ही फेमस टॉपिक है इस टाइम पे, या फिर बहुत ही नोटोरियस है, जिससे कि आपको पता है कि बॉलीवुड में चल रहा है, ठीक है। थेफ्ट और पिलीफेरगी बाय द एम्प्लॉय, इसका पिलीफेरगी का मतलब है छोटे तौर पर चोरी करना, किसी भी चीज़ की, छोटी हो चाहे बड़ी, चोरी तो चोरी है फिर भी। उसके बाद है डैमेज टू द प्रॉपर्टी और एन एम्प्लॉय ऑफ वंस ऑर्गेनाइजेशन,
कोई भी एम्प्लॉई किसी की भी प्रॉपर्टी डैमेज ना करे, दे आर कॉल्ड वाइट कॉलर्ड क्राइम्स। ये सारे वाइट कॉलर्ड क्राइम्स कहलाते हैं। इसके बाद मैनी ऑफ दीज क्राइम्स आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। इनमें के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो कॉन्फ्लिक्ट के इंटरेस्ट के एग्जाम्पल हैं, बहुत अच्छे। दे आर मोटिवेटेड बाय ग्रीड, corporation ambitions or misguided loyalty. Even the crime to promote the interest of the employer is an occupational crime. For example, ये इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं कि किसी तरह का भी लालच या कॉम्परेट एम्बिशंस करना, कुछ ज़्यादा ही हाई डिमांड रखना। मिसगाइडेड लॉयल्टी मतलब किसी और के प्रति वफादारी और काम किसी और के प्रति, तो ये सभी ऑक्यूपेशनल क्राइम के अंदर ही आते हैं। इवन द क्राइम टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब किसी भी एम्प्लॉयर का, फॉर एग्जांपल आपको हायर किया गया है किसी और काम के लिए और आपसे करवा रहे हैं कॉलिंग, मतलब कि वही जो आप कहते हैं कॉल सेंटर पे, वो भी एक तरह का ऑक्यूपेशनल क्राइम है। ये भी ऑक्यूपेशनल क्राइम है, ये इसके पार्ट है, जैसे कि प्राइस फिक्सिंग, इंडस्ट्रियल एस्पोनेज और बूट लैगिंग का मतलब होता है शराब की विक्रेता करना। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे नेट पे ढूंढेंगे तो ठीक है। दूसरा है एंड डेंजरिंग लाइफ्स, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ये जो वर्ड है ना इंडस्ट्रियल एस्पोनेज, इसका मतलब भी आप यही समझ लो कि किसी भी राइवल कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकालना सीक्रेटली, ठीक है, और अपनी राइवल दूसरी कंपनी को बेनिफिट देना, ये भी एस्पोनेज क्राइम है। तो ये सब हमने ऑक्यूपेशनल क्राइम कर लिया और यहाँ पर हमारी यूनिट 3 ख़त्म होती है, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे यूनिट 4, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये सब मैंने आपको एक समरी दी है ताकि आपको पता हो सके कि बुक के अंदर क्या है। अगर आपको बुक चाहिए तो वो आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक से तो डाउनलोड करेंगे, और साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दूंगा, जो ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं हैंडमेड, वो भी आप उसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि वीडियो अभी भी आगे, अभी आपको कहीं जाना नहीं है, वीडियो आगे चलती रहेगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो, इसे सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और वीडियो बनाने का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं और आप अगर उसे व्यू कर रहे हैं लेकिन आप उसे ना लाइक कर रहे हैं ना डिसलाइक कर रहे हैं, मतलब हमें तो पता ही नहीं है कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो इन्फॉर्मेटिव है भी या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, अगर आपको पसंद नहीं भी आ रहा है और आपको क्या चाहिए वो आप प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से ही तो पता चलता है। इंटरेक्शन तो वहीं से शुरू होता है, सबसे पहला इंटरेक्शन तो वही होता है कि कमेंट में आप बताएं। अब वीडियो को 5000 व्यूज़ मिल चुके हैं मेरी ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स की जो फर्स्ट पार्ट है, लेकिन उसके अंदर कोई कमेंट या लाइक नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो प्लीज़ डिसलाइक कर दें, लेकिन एटलीस्ट आप शो तो करें कि आपको जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ वो आपको पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। उस हिसाब से फिर मैं कंटेंट बनाऊँगा या नहीं बनाऊँगा। तो प्लीज़ इस बारे में ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी आवाज़ ही इस चैनल को बचाएगी, ठीक है। आपकी आवाज़ ही है, ऑडियंस ही है जो आप आवाज़ दोगे, मतलब कि आप कहोगे कि पसंद नहीं है तो मैं वीडियो बनाना बंद करूँगा, अगर आप कहोगे पसंद है तो मैं वीडियो बनाऊँगा। सो प्लीज़ इंटरेक्ट तो करो। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यूनिट 4 जो कि लास्ट है, राइट्स के बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर। राइट्स, तो राइट्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हक बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो क्या क्या होते हैं, उसे लिखना कैसे है एग्ज़ाम्स के अंदर। आई नो ऑलमोस्टली आप सबको पता होगा कि हमारे पास कितने राइट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम राइट्स की बात करेंगे वो ह्यूमन राइट्स तो होंगे ही, लेकिन साथ में उसके प्रोफेशनल राइट्स भी होंगे और कस्टमर राइट्स भी होंगे। मतलब अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और जो उसे यूज़ करेगा यूज़र या फिर कस्टमर, उनके पास क्या क्या राइट्स हैं आपके खिलाफ या आपको सपोर्ट करने के लिए, फिर एक प्रोफेशनल इंसान के पास कितने, एक इंजीनियर के पास या फिर एक डॉक्टर के पास कितने राइट्स हैं प्रोफेशनली। हम उन चीज़ों की बात करेंगे, प्रोफेशनली कितने राइट्स होते हैं या फिर किस टाइप के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन राइट्स आर डिफाइंड एज द मोरल एंटाइटलमेंट दैट प्लेस ऑब्लिगेशंस ऑन द अदर पीपल टू ट्रीट वन विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं वो एक्चुअली मोरल एंटाइटलमेंट होते हैं, और किसी के ऊपर भी ऑब्लिगेशन हमें करना है तो विद डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ करना पड़ेगा उसे, ठीक है, जब तक कि वो प्रूफ ना हो जाए, जो भी हमने अगर कोई भी ब्लेम लगाया उनके ऊपर। Organizations and engineers are to be familiar with the minimum provision under the human rights। जो हमारे organizations होते हैं और जो engineers होते हैं मोस्टली, उन्हें minimum provisions के से आइडेंटिफाई तो होनी चाहिए, मतलब familiar तो होनी चाहिए उन चीज़ों से, so that the engineer and the organization, ताकि engineer organizations फॉर्म अ फर्म बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोडक्टिविटी, ताकि उसे अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कस्टमर को क्या चाहिए और किस तरह से चाहिए। और दूसरा, प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकें, किसी भी प्रोजेक्ट में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देख लेते हैं, प्रोविज़न अंडर ह्यूमन राइट्स आर, ह्यूमन राइट्स के अंदर जो जो प्रोविजंस हैं या फिर कितने ह्यूमन राइट्स हमारे पास हैं। मोस्टली अगर आप बात करेंगे तो इन द अर्लियर टाइम्स हमारे पास 7 ह्यूमन राइट्स थे, जिसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी भी था, ठीक है।
लेकिन अब वो हटा दिया गया। उसे हटाने के बाद हमारे पास 6 बचते हैं। इसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये है हमारे पास। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह से आपसे कोई प्रॉपर्टी आपकी खरीदना चाहती है और उसके बदले आपको कम्पनसेशन देना चाहती है, तो आपको देनी पड़ेगी, आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये 6 राइट्स हम पढ़ लेते हैं पहले। राइट टू pursue legitimate personal interest, right to property, right to privacy, no sexual harassment, राइट टू मेक अ लिविंग और राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेसी, आप प्राइवेसी चीज़ रख सकते हैं। नो सेक्सुअल हरासमेंट, आप कहीं पे काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपके सेक्सुअल हरासमेंट से ना गुजरना पड़े, ये भी प्रोविज़न देखना पड़ता है, ये भी राइट है आपका। अब हम बात करेंगे, अभी हमने ह्यूमन राइट्स को डिस्कस किया, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है प्रोफेशनल राइट्स। इसके बाद हम प्रोफेशनल राइट के बारे में पता करेंगे। अंडर प्रोफेशनल राइट्स द फॉलोइंग प्रोविजंस आर प्रोटेक्टेड। प्रोफेशनल राइट्स के अंदर ये जो प्रोविज़न अब नीचे दिए गए हैं 6 प्रोविज़न, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं वो हम देखेंगे। पहला प्रोविज़न है राइट टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। दूसरा, राइट टू रिफ्यूज़ टू पार्टिसिपेट इन अनएथिकल एक्टिविटीज़, मतलब आपके पास राइट है कि आप किसी भी अनएथिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें, ये आपका अपना है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड, राइट टू फेयर रिकॉग्नाइजेशन एंड टू रिसीव रिम्यूनरेशन फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, मतलब अगर आपको कोई अवार्ड देना चाहता है तो ये आपका हक है कि आप प्रमोशंस और अवार्ड्स ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल सर्विस के लिए अपनी। इसके बाद फोर्थ हमारा राइट टू वार्न द पब्लिक अबाउट डेंजर। हमारे पास राइट है कि हम पब्लिक को डेंजर के लिए वार्न कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोक देगा कि पब्लिक, अगर मान लो आपको पता चल जाए कि जहाँ पर आप हैं वहाँ पर बम है, तो आप बिना रोक टोक आप पब्लिकली अनाउंस कर सकते हैं उसे, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी, तो उसे प्रोटेक्ट करता है प्रोफेशनल राइट के अंदर। या फिर आपकी बिल्डिंग में आग लगी है तो आपको पूरा हक है पूरी पब्लिक को बताने का, इस पर आपको मालिक ये नहीं बोल सकता कि आप ना बताएं, ठीक है। राइट टू टॉक पब्लिकली अबाउट द जॉब, आप पब्लिकली बोल सकते हैं, अपनी जॉब के बारे में बात कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि आप छुपा सकें। मतलब ये जो रो के एजेंट्स होते हैं वो बात नहीं कर सकते पब्लिकली जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज़, लेकिन आप तो अपनी जॉब के बारे में बात कर सकते हैं, ये आपका पूरा हक है। राइट टू इंगेज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटी, आप किसी भी प्रोफेशनल सोसाइटी में एक्टिविटी में इंगेज हो सकते हैं, आप बिल्कुल उसे अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉय राइट की बात करेंगे। तो एम्प्लॉय राइट हमारे से क्या कहता है कि एम्प्लॉय राइट्स आर द मोरल एंड द लीगल राइट्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय द स्टेटस ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय राइट वो होते हैं जो कि आपके मोरल और लीगल राइट्स को प्राप्त होते हैं आपको जब आप किसी भी आप एम्प्लॉय बनते हैं या फिर किसी के लिए काम करते हैं, ठीक है। द स्टेटस ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय। उसका द प्रोविज़न मेड्स टू द एम्प्लॉयर अंडर दिस सेक्शन, अब कौन कौन से हैं इसके अंदर आते हैं हमारे 4, प्रोफेशनल राइट, बेसिक ह्यूमन राइट, इंस्टीट्यूशनल राइट और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय राइट। उसके बाद फोर्थ है हमारा नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय राइट। तो इसके अंदर जो सब पार्ट्स बनते हैं वो हम देखेंगे, आप इन्हें डिटेल में, इन चारों पार्ट्स को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं बुक के अंदर। बुक में काफ़ी अच्छे डिटेलिंग में दिया हुआ है प्रोफेशनल राइट्स क्या होते हैं जो आपको प्रोफेशनली प्राप्त होते हैं। बेसिक ह्यूमन राइट जो भी हमने डिस्कस करके है कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं ह्यूमन के पास, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल राइट, अगर आप एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं या फिर एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो आपके पास कुछ अलग तरह के राइट्स होंगे। इसके बाद इसके अंदर सब पार्ट्स आते हैं हमारे राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। उसके बाद राइट टू ड्यू प्रोसेस फ्रॉम एम्प्लॉयर, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेट, राइट टू चूज आउटसाइड एक्टिविटी, आप कोई भी आउटसाइड एक्टिविटी चूज़ कर सकते हैं। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस, मतलब राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसा ना होगा कि आपको सेक्सुअली हरास किया जाएगा वर्क प्लेस पर, ठीक है। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, अफर्मेशन एक्शन और द प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट और अगेंस्ट में क्या क्या है। तो इन द फेवर ऑफ प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट और अगेंस्ट द रिवर्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अब इसमें हम बात करेंगे कंपेंसेटरी जस्टिस, वोलेशन ऑफ द राइट इन द पास्ट मस्ट बी कंपनसेटेड, यूजुअली दिस ट्रीटमेंट इज एक्सटेंडेड टू ऑल इन द ग्रुप्स ऑफ रैदर देन इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसके अपोजिट में क्या है, इसके अपोजिट में इट वोलेट्स द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेजॉरिटी टू कम्पीट ऑन मेरिट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेशियल एंड द सेक्सुअल वोलेशंस एंड द वोलेंस स्टिल एग्जिस्ट टुडे। ये बात तो सच है कि सेक्सुअल और रेशियल वोलेशन आज भी एग्जिस्ट करता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में। टू काउंटर बैलेंस दिस
दिस रिवर्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन। अब माइनॉरिटीज़ को हमने अलग तरह का कंपनसेशन दिया हुआ है, जैसे कि रिजर्वेशन, तो उस तरह से हम इसे कंपनसेट कर सकते हैं आज के टाइम पे भी, और उसे ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, इसके अगेंस्ट में क्या है, कंपनसेशन में बी गिवन ओनली टू द स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, नॉट फॉर ऑल। अब कुछ कहते हैं कि रिजर्वेशन भी गलत है। रिजर्वेशन गलत कहाँ है? जहाँ पर आपको फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिले, ठीक है। सिर्फ उनके लिए इस बात में ये लिखा गया है कि कंपनसेशन में बी गिवन ओनली टू द स्पेसिफिक इंडिविजुअल, नॉट फ्री फॉर ऑल। मतलब सबके लिए नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए कंपनसेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई हैंडीकैप है तो उसे कंपनसेशन देना चाहिए, ना कि सबको देना चाहिए, जैसे कि आजकल रिजर्वेशन बन गया है। इसके बाद थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट है हमारा, इट हैज़ प्रोड्यूस डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज। अगर फेवर में बात करें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में, तो इट हैज़ प्रोड्यूस्ड डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब इसने डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज को प्रोड्यूस किया है। इट हैज़ रेज्ड द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस एंड प्रोवाइडेड दैम रोल मॉडल्स एंड हैव प्रमोटेड सेल्फ स्टीम। समझ में आ गया होगा। प्रोवाइड स्पेशल फंडिंग एंड, इसके अगेंस्ट में बात हो रही है, ये प्रोवाइड स्पेशल फंडिंग एंड एजुकेशन फॉर द डिसएडवांटेजेस, बट जॉब शुड नॉट बी यूज्ड एज अ कंपनसेटरी टूल। अब जॉब के बदले जॉब, मतलब किसी सरकारी ओहदे पर किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसके सगे संबंधियों को जॉब देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ऐसा कहा गया है। इसके अंदर फंडिंग दे सकते हैं उसे एजुकेशन के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, लेकिन जॉब के बदले जॉब देना कंपनसेटरी टूल नहीं हो सकता। इसके अगेंस्ट में कहा गया है, रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी एज द मेरिट इज़ द कैजुअलिटी, ठीक है। सेल्फ डाउट एंड द इनडिसीजन अफेक्ट अदर एफिशिएंसीज ऑल्सो। इसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा विसल ब्लोइंग। ये विसल सीटी वाला नहीं है कि सीटी बजाना, यहाँ पर विसल ब्लोइंग एक फ्रेज़ की तरह यूज़ है। विसल ब्लोइंग का मतलब होता है जनरली फ्रेज़ में एक प्रोफेशनल वे में यूज़ होता है, जब कोई भी कंपनी का बंदा, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट एजेंसी हो, और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हैं किसी और को, ठीक है, जो कि बहुत ही अनएथिकल है, इनकरेक्ट और गलत इन्फॉर्मेशन या पास कर रहे हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक हो सकता है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, तो उसे उस प्रोसेस को विशल ब्लोइंग कहते हैं। और जो उस काम को कर रहे हैं उसे बोलते हैं विसल ब्लोअर, ठीक है। तो अब इसे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जनरली 4 लाइनों की है। विशल ब्लोइंग इज डिफाइंड एज द कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन बाय एन एम्प्लॉय, जैसे कि मैंने बताया, कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन बाय एन एम्प्लॉय और एन इंपॉर्टेंट मोरल प्रॉब्लम टू समबडी इन द पोजिशन टू टेक एक्शन ऑन द प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में आ गया। फर्दर दिस इज डन आउटसाइड द अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन चैनल। फर्दर इट इज़ डन आउटसाइड, मतलब बाहर के लोगों को बताना अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन चैनल के थ्रू। अब विसल ब्लोइंग के जो एक्सपेक्ट्स हैं हम उसे देखें तो उसमें क्या क्या होगा। बेसिक्स ऑफ डिस्क्लोजर, किस तरह का डिस्क्लोजर है, तो बेसिक डिस्क्लोजर पता होना चाहिए। रेसिपेंट, जो रिसीव करेगा, ठीक है, या भेजने वाला। रेलिवेंस ऑफ द टॉपिक, टॉपिक कितना रिलेवेंट है। एजेंट्स भी होते हैं हमारे, तो ये सब एक्सपेक्ट्स हैं विसल ब्लोइंग के। तो इसे आप अच्छी तरह से विसल ब्लोइंग की पूरी प्रोसेस को आप बुक के अंदर पढ़ सकते हैं कि वो क्यों नहीं होनी चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, इलीगल एक्टिविटी है, एक तरह से अनएथिकल भी है। तो विसल ब्लोइंग की अगर टाइप्स की बात करेंगे तो 2 तरह के टाइप्स बनते हैं, ठीक है। मैंने जैसे लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन डेजिग्नेशन, मतलब डेस्टिनेशन, किस तरह की डेस्टिनेशन, किस डेस्टिनेशन पहुंचाना है, और बेस्ड ऑन द ओरिजिन और द सोर्स, एजेंट के बेसिस पे। तो उसके भी फर्दर सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल। बेस्ड ऑन ओरिजिन और सोर्स, यानी कि एजेंट के थ्रू होगा तो वो ओपन हो सकता है, एनोनिमस होता है, पार्टली एनोनिमस होता है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आप बुक के अंदर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे व्हेन टू जस्टिफाई और बिफोर यू ब्लो द विसल, ठीक है। तो मैं इसे जूम कर देता हूँ स्क्रीन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हेन टू जस्टिफाई। जस्टिफाई कैसे करेंगे विसल ब्लोइंग हुई है। सबसे पहले व्हेन द पोटेंशियल हार्म एग्जिस्टिंग इज आइडेंटिफाइड एज सीरियस और एंटिसिपेटेड टू अकर विद द हाई प्रोबेबिलिटी नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में होने वाली किसी भी संभावना को अगर डिस्क्लोज कर दिया गया बाहर, उसके पोटेंशियल हार्म कितने होंगे, एग्जिस्ट कितने करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, ठीक है। दूसरा पॉइंट है when sufficient data on harm had been gathered and adequately documented, मतलब अच्छी तरह से डाटा निकाल लिया गया और उसे एडिक्वेटली डॉक्यूमेंट कर दिया गया। दिस कंडीशन में नॉट बी रिक्वायर्ड इफ रिवेलिंग दिस इंफॉर्मेशन वुड जियोपैराडाइज द नेशनल इंटरेस्ट और हेल्प द कंपिटिटर। और वो इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, मतलब नेशनल इंटरेस्ट, पूरे एक नेशन को खतरा हो जाए ऐसी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा है वो कंपिटिटर को हेल्प करेगी। थर्ड पॉइंट है द कंसर्न हैव बीन रिपोर्टेड अर्लियर टू द इमीडिएट सुपीरियर और एंड नो सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स वाज फोर्थ कमिंग फ्रॉम दैम विद इन अ रीजनेबल टाइम।
ओके, समझ में आ गया होगा पॉइंट, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जबकि सेटिस्फैक्ट्री अगर उसको बात ना हो तब तक उस रिस्पॉन्स क्या किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है उससे इन्फॉर्मेशन से, तब तक उस पर हम डिपेंड नहीं कर सकते कि वो पूरी तरह से बाहर हो चुकी है इन्फॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट है रेगुलर चैनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन यूज टू ट्रांसपोर्ट द इंफॉर्मेशन टू हाइएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन्फॉर हैज़ रिच्ड दैम। ठीक है, रेगुलर चैनल का यूज़ करके किसी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है और वहाँ तक वो पहुँची ना हो हाईएस्ट लेवल तक मैनेजमेंट के, तो इस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। देर इज़ अ रीजनेबल होप दैट द विसल ब्लोइंग कैन प्रिवेंट और रिमेडी द डैमेज एग्जिस्टिंग और एंटिसिपेटेड। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे बिफोर यू ब्लो द विसल। वन शुड फैमिलियराइज विद द रूल्स फॉर अपीलिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक आदमी जो भी एम्प्लॉयर काम कर रहा है वहाँ के रूल्स से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए क्या क्या रूल्स ऑर्गेनाइजेशंस के, किस तरह की इन्फॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन को हम शेयर नहीं कर सकते। कंसल्ट द ट्रस्टेड कलीग्स फॉर एडवाइस एंड नॉट टू अवॉइड आइसोलेशंस। ठीक है, यूज़ पोलाइट एंड टैक्टफुल लैंग्वेज, पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। कीप द सुपीरियर इन्फॉर्म्ड ऑफ योर एक्शंस थ्रू इनफॉर्मल डिस्कशन एंड द फॉर्मल मेमोरेंडम। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है मेरा कीप योर ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लेम्स प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, प्रिपेयर फॉर्मल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है बिफोर गोइंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कंसल्ट द एथिक्स कमिटी ऑफ योर प्रोफेशनल सोसाइटी। सेवंथ पॉइंट है इफ़ नेसेसरी कंसल्ट अ लॉयर रिगार्डिंग पोटेंशियल लिटिगेशंस। एट्थ है ऑफरिंग टू रिज़ाइन इज़ वन ऑफ द पीसफुल एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ ब्लोइंग योर व्यूज़। मतलब आप रिज़ाइन दे सकते हैं, रिज़ाइन की धमकी दे सकते हैं अगर आप अच्छी पोस्ट पर हैं, तो ये आपका अच्छा तरीका होगा बताने का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं और उस कितने टाइप के होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं टाइप्स ऑफ आईपीआर शॉर्ट फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। ठीक है, इसके अंदर 4 तरीके से आते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स। अब पेटेंट तो आपको पता ही होगा, किसी भी इन्वेंशन को करने के बाद, डिस्कवरी करने के बाद हम पेटेंट करवा लेते हैं, उसके अपने नाम करवा लेते हैं, तो उसे पेटेंट बोलते हैं। ठीक है, पेटेंट भी आगे 2 तरह के होते हैं, यूटिलिटी पेटेंट और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पेटेंट। ठीक है, यूटिलिटी पेटेंट जो होता है वो 20 ईयर्स के लिए होता है और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पेटेंट होता है वो हमेशा के लिए होता है, फॉर लॉन्ग लाइफ टाइम। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कॉपीराइट। कॉपीराइट आपको पता है टी सीरीज़ वगैरह, जैसे कि कोई भी सॉन्ग है या फिर फिल्म्स हैं तो उनके कॉपीराइट्स होते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा ट्रेडमार्क। हम ट्रेडमार्क जो होता है वो चोरी नहीं कर सकते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ट्रेड सीक्रेट्स वो हम किसी के रिवील नहीं कर सकते किसी भी तरह से, अगर वो पाए गए तो कंसर्न्ड अथॉरिटी हमारे ऊपर केस डाल सकती है। तो ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा साइलेंट फीचर पता करते हैं इसके पेटेंट के। पेटेंट एक्ट जो आया था वो हमारा 2002 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था। तो साइलेंट फीचर्स क्या क्या थे हमारे पेटेंट एक्ट 2002 के। तो सबसे पहला था पेटेंट आउटसाइड इंडिया। और सबसे कमाल की बात यह है कि आप बाहर अगर इंडिया से पेटेंट करवाते हैं तो सबसे पहले तो इंडिया में ही आपको फाइल करना पड़ेगा उस चीज़ को। दूसरा है लाइसेंसिंग, आप लाइसेंस दे सकते हैं। तीसरा नेगेटिव राइट्स। फोर्थ उसका साइलेंट फीचर है फर्स्ट रूल फाइल रूल्स, आप अपने रूल्स बना सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, पेटेंट को कि आप किस किस को बेच सकते हैं वो यूज़ करने के लिए और किस प्राइवेसी लेवल पर आप उसे बेच सकते हैं। फिफ्थ है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, ये 5 साइलेंट फीचर्स हैं हमारे पेटेंट एक्ट के, आप इन्हें देख सकते हैं नेट में कहीं भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स आपको डिस्कस करने पड़ेंगे जब एग्जाम में आपको लिखना होगा कि अगर एग्जाम में आता है कि साइलेंट फीचर बताओ पेटेंट एक्ट के 2002 में जो इम्प्लीमेंट होता है, तो ये साइलेंट फीचर्स हैं 5। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कॉपीराइट की। तो कॉपीराइट गिव्स प्रोटेक्शन टू पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एंड नॉट फॉर द आइडिया। ठीक है, जो कॉपीराइट है हमारा वो प्रोटेक्शन करता है पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, नॉट फॉर द आइडिया, आइडिया को नहीं। मतलब आप एक फ़िल्म बना रहे हैं, सेम एज इट इज़ आइडिया आप दूसरी फिल्म बना सकते हैं, लेकिन उसकी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप चोरी नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल। ठीक है, कॉपीराइट इज़ फिल्म इफेक्टिव इन, फर्स्ट क्या है, कहाँ कहाँ कॉपीराइट इफेक्टिव है, प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम कॉपिंग और रिप्रोड्यूसिंग और स्टोरिंग द वर्क। ठीक है, आप किसी के भी काम को कॉपी नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, और स्टोर नहीं कर सकते उसके वर्क को। अगर ऐसा करते हैं तो आपको उसे कंपनसेशन देनी पड़ेगी और उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसके नाम वो कॉपीराइट है। मतलब टी सीरीज़ के गाने, फॉर एग्जांपल यूट्यूब की बात कर लेते हैं, हम यूट्यूब पे ही हैं।
अगर आप यूट्यूब पे किसी का कंटेंट चोरी करते हैं और अपने वीडियो में डालते हैं तो आपके पास स्ट्राइक आ जाती है। वो स्ट्राइक क्यों आती है? क्योंकि जिस तरह का डाटा आपने एक चैनल पर अपलोड हो चुका है उसका कॉपीराइट उसी चैनल के पास होगा। अगर कोई और चैनल उस चीज़ को कॉपी करता है या रिप्रोड्यूस करता है तो इन दैट केस उसे स्ट्राइक मिल जाएगी और चैनल ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह के कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा है पब्लिशिंग एंड सेलिंग द कॉपीज़, मतलब बुक्स के केसेस। इन ये जो दूसरा पॉइंट है हमारा बुक्स के केसेस में है। बुक्स को हम पब्लिश नहीं कर सकते और सेल नहीं कर सकते खुद अपनी कॉपीज़ बना के। थर्ड है परफॉर्मिंग द वर्क इन द पब्लिक एंड कमर्शियली, उस किसी भी काम को पब्लिकली हम और कमर्शियली यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते किसी दूसरे काम को। थर्ड टू मेक फिल्म्स, मैंने कहा था जैसे कि फिल्म में यूज़ होता है हमारा। सिक्स्थ ये हमारा पार्ट है टू मेक ट्रांसलेशन ऑफ वर्क, आप किसी भी वर्क की ट्रांसलेशन बिना किसी के कहीं बना नहीं सकते। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक लिखी है इंग्लिश में तो कोई आप उसकी ट्रांसलेशन भी बनाकर बेच नहीं सकता, उसका हक भी आप ही के पास है, उसे कॉपीराइट बोलते हैं, ठीक है। टू मेक एनी एडोप्शन ऑफ वर्क, ये भी आपको पता। कॉपिंग द आइडिया इज कॉल्ड पैलाग्रिज्म एंड इट इज़ डील्ड विद सेपरेटली, ठीक है। आइडिया को कॉपी करना एक अलग चीज़ है, उसे हम बोलते हैं पैलाग्रिज्म, ठीक है। ये कहाँ होता है? मोस्टली ये होता है जब आप नेट से कुछ भी डाटा कॉपी करते हो, ठीक है, और डायरेक्ट वर्ड में करते हो पेस्ट और फिर दोबारा उसे अपने पेज पे अपलोड करोगे तो उसे ये दिखाएगा आपको, ठीक है। ये क्या होता है, आप कॉपी आइडिया तो कर सकते हो लेकिन उसे डील करना पड़ेगा आपको सेपरेटली, वो ऐसा ना लगे कि आपने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द इंफॉर्मेशन एंड द ओरिजिनल एक्सप्रेशन दैट डिराइव्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू फ्रॉम क्रिएटिव आइडिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एंड इज़ विद इन अ कमर्शियल वैल्यू, और उसकी कुछ कमर्शियल वैल्यू होगी। इसके बाद आईपी से शॉर्ट में बता दें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। आईपी परमिट्स पीपल टू हैव फुल्ली इंडिपेंडेंट ओनरशिप, आपको आईपी जो परमिट करता है वो ये है कि आप फुल्ली इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पे निर्भरता नहीं होती आपकी और पूरी तरह से आप ओनरशिप ले सकते हैं। आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये कहता है फॉर देयर इनोवेशंस, अपनी इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के लिए। ज़्यादातर ये आर्टिस्टिक वर्क में होता है, जैसे कि आपकी पेंटिंग हो गई या फिर आपका सॉन्ग हो गया या फिर आपकी मूवी हो गई, क्रिएटिव वर्क लाइक दैट ऑफ ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस एनकरेज द आईपी owners towards innovation and benefits to society. It is an asset that can be bought or sold, licensed and exchanged. It is intangible, जिसे छुआ ना जा सके, मतलब उसे यूज़ ना कर सके। यहाँ पर intangible का इस सेंस में यूज़ हुआ है। It cannot be identified by specific parameters, ठीक है। The agreement with World Trade Organization WTO and trade related aspects of intellectual property rights system TRIPS has been adopted from 2005 जनवरी। जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आया था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, वो किया था 2005 में जनवरी के अंदर। वहाँ उसे हम ट्रिप्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है जनरली उससे रिलेटेड है, हमें आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की जरूरत क्यों पड़ती है, नीड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आईपी, क्यों? तो आईपी प्लेज एन एसेंशियल रोल टू इस्टेब्लिश एंड डेवलप द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। आईपी एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है किसी भी नेशन की इकोनॉमिक को स्टेबल करने के लिए और डेवलप करने के लिए। दिस प्रोटेक्शन एक्चुअली स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी, रिसर्च एंड इनोवेशन बाय ensuring freedom to individuals and organizations to benefit from their creative intellectual investment. Okay, the IP may serve many purpose, namely क्या क्या होते हैं वो? It prevents other using it from for financial gain, prevent plagiarism, fulfill obligations to funding agencies. ICICI Bank has advanced loan against IP as security to शॉपर स्टॉपिंग। ये एक स्टडी केस है तो आपको पढ़ना चाहिए, बुक के अंदर काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। प्रोवाइड ए स्ट्रेटजी टू जनरेट स्टडी इनकम, तो अगर आप आईपी क्या करती है, आपको बहुत तरह से प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई आपका डाटा यूज़ ना कर सके और उसका फाइनेंशियल गेन ना उठा सके। इस पॉइंट के हिसाब से मतलब कोई भी उसका फाइनेंशियल गेन उठा सकता है। आपका गाना है, आपकी क्रिएटिविटी, आपने टाइम लगाया, आपने एफर्ट लगाया, ठीक है, आपका टाइम ख़राब हुआ है, लेकिन उसे कोई और कॉपी करके तुरंत ही रातों रात स्टार बन जाए तो वो बिल्कुल नहीं होता है। तो आईपी आपको प्रोटेक्ट करती है आपकी प्रॉपर्टी को, क्योंकि सॉन्ग आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रॉपर्टी है उस वक्त। तीसरा टॉपिक हमारा चैलेंज इन एक्विजिशन ऑफ आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है? शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन इंडस्ट्रीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग द सेम, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हायर कॉस्ट ऑफ पेटेंटिंग एंड लेंथ प्रोसीजर,
दिस वॉज बींग कंसिडर्ड बाई गवर्नमेंट एंड ए सिंपलर एंड फास्टर प्रोसीजर इज एक्सपेक्टेड। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, मतलब इसके अंदर भी काफ़ी रूल्स हैं, उससे अच्छी तरह इन्फोर्स नहीं किया जाता, ढंग से यूज़ नहीं किया जाता, शॉर्ट ऑफ मैन पावर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो इस तरह के कुछ ड्रॉबैक। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन तो पता ही है, एफडीआईज़ को यहाँ पर आने देना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और बाहर जाके इन्वेस्ट करना, तो दोनों तरह से ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशंस तो हमने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े भी हुए हैं 10th और 12th की क्लासेस के अंदर, मतलब कि अगर जैसे आर्टिकल लिखने लगे ग्लोबलाइजेशंस क्या होता है, तो बाहर जाकर इन्वेस्ट करना या फिर बाहर की कंपनियों को यहाँ आने देना अपने नेशन के अंदर, उसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। किसी भी इंडस्ट्री का ग्लोबलाइजेशन होना बहुत अच्छी बात होती है, उससे क्या होता है कि हमारे बेनिफिट्स इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन करते टाइम कुछ रूल्स होते हैं जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्शन कंपनी पर या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर, तो वही हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, और ये वैसे यूनिट 4 का दूसरा पार्ट है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पहला पार्ट तो हम ओवर कर चुके हैं। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज थ्रू कॉमर्स, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ का इंटीग्रेट करना थ्रू कॉमर्स, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के थ्रू, एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, इंफॉर्मेशन और कल्चर का एक्सचेंज करना भी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन ही होता है। इन अ वे इट इंक्लूड्स एक्टिंग टुगेदर, इस वे में, इस तरीके से कि इट इंक्लूड्स एक्टिंग टुगेदर, एक साथ करना, एंड इंटरेक्टिंग इकोनॉमिक्स थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, लोन, डेवलपमेंट स्कीम्स एंड कैपिटल अक्रॉस कंट्रीज। In a different senses, these follows include knowledge, science, technology, skills, culture, information and entertainment। किसी भी तरह की फील्ड हो, इंफॉर्मेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल्स को, कल्चर को, इन्फॉर्मेशन को, एंटरटेनमेंट को शेयर करना भी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन होता है। बिसाइड डायरेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज, टेलीवर्क एंड आउटसोर्सिंग। इसके बाद हम बात करेंगे दिस इंटर डिपेंडेंस हैज़ इंक्रीज द कॉम्प्लेक्स टेंशन एंड रप्चर्स अमंग द नेशंस। अब इसकी वजह से क्या होता है, इंटर डिपेंडेंस हो जाती है एक नेशन की दूसरे नेशन पर। ठीक है, और इससे क्या होता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टेंशन हो जाती हैं। अब इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे कि हाल ही में मोदी ने हमारी यहाँ पर इंडिया में चाइना को बैन किया है, चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन किया है, तो हम काफ़ी हद तक डिपेंड हो गए थे उन सामानों के ऊपर। ठीक है, इंटर डिपेंडेंसी हमारी उसकी ज़्यादा हो गई थी, और इसी वजह से कॉम्प्लेक्स टेंशन हो गई है। अब टेंशन किस बात की है कि अब हमारी कंपनी, जो इंडिया की कंपनी है, वो कहाँ तक चलेगी, मतलब कि हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। एक सुई की नोक से लेकर पैंट की जिप तक हर चीज़ हमने चाइनीज़ को अडोप्ट कर लिया था, इंटर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई थी, अब उसे हम बैन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम उस हिसाब से मशीनें होगी, मैन पावर लगेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए दोबारा। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल करंट इशू है जो कि बहुत ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ग्लोबलाइजेशन का एक बेनिफिट भी है और इन बेनिफिट भी है। उसके बाद द इशू सच एज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वही वाली बात है, कंप्यूटर, इंटरनेट फंक्शंस, मिलिट्री डेवलपमेंट, एंड मिलिट्री डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि हम हथियार भी खरीदते और बेचते हैं, हेली कैरियर्स खरीदते हैं। ठीक है, और वॉर कैरियर शिप्स खरीदते हैं। एंड एनवायरमेंटल एथिक्स हैज़ एज्यूम्ड ग्रेटर इंपोर्टेंस फॉर देयर वेरी सब्सटेंस एंड प्रोग्रेस। इसके बाद मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की बात करेंगे हम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव एस्टेब्लिश्ड बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपना बिजनेस एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में किया हुआ है, आर कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसीज जिन्हें बोलते हैं। ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, द हेडक्वार्टर्स आर इन द होम कंट्री, और उनके जो हेडक्वार्टर है वो होम कंट्री में होते हैं। ठीक है, एंड द बिजनेस इज एक्सटेंडेड इन मैनी होस्ट कंट्रीज़, और जिन कंट्रीज़ में होता है उन्हें होस्ट कंट्री बोलते हैं, जिनमें उनकी ब्रांचेज होती हैं उन्हें होस्ट कंट्री बोलते हैं। अब इसमें हमें क्या डिस्कस करना है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्या क्या होता है। इंटरनेशनल, अब ह्यूमन राइट्स सिर्फ इंडिया के नहीं रहे, इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स क्या क्या हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किस तरह की हो रही है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है या नहीं है। जैसे कि अभी चाइना वालों ने अमेरिका वालों को नकली मास्क बेच दिए थे सस्ते, तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होती है या नहीं। हाउ अप्रोप्रिएट इज़ एपटेक, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ये एपटेक वही है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अप्रोप्रिएट। एमएनसीज एंड मोरालिटी, जो एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज, और उनके मोरालिटी क्या है, किस तरह से वो बंदों को हायर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। केस स्टडीज़ क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो हुई थी उसे पढ़ ले, इस केस स्टडीज़ इसमें यूज़ होगा। एथिकल बैलेंस होना चाहिए,
इसके बाद टॉपिक है नेक्स्ट हमारा एनवायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर दो चीज़ आती हैं, एक तो आता है ह्यूमन सेंटर एनवायरमेंट एथिक्स। कुछ ऐसे एथिक्स भी बनाए गए हैं जो सिर्फ ह्यूमन सेंटर्ड हैं, एनिमल्स को डिसरिगार्ड किया गया है। दूसरा एस्पेक्ट है हमारा डिजास्टर। डिजास्टर किस किस वजह से होता है? प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल, ई वेस्ट डिस्पोजल, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, एसिड रेन, ये तो आपको पता होगा, ये काफ़ी टॉपिक हैं जो आप पहले बचपन में पढ़ चुके हैं, आर्टिकल्स वगैरह। ग्लोबल वार्मिंग भी आपको अच्छी तरह पता है, तो थोड़ा बस ये पार्ट पढ़ लेते हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स इज द स्टडी ऑफ, किस चीज़ की स्टडी है? फर्स्ट, मोरल इश्यूज कंसर्निंग द एनवायरनमेंट, कुछ ऐसे मोरल इश्यूज जो कि एनवायरनमेंट को कंसर्न करते हैं। सेकंड, मोरल पर्सपेक्टिव, बिलीव्स, एटीट्यूड कंसर्निंग दोस इश्यूज। ठीक है, इसके बाद हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन नोट्स के लिए लिखा हुआ है कि हमें किस तरह की डेवलपमेंट एथिक्स होनी चाहिए। हमारे ऐसे एथिक्स होने चाहिए जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसे आप अगर सर्च करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि अभी हम डेवलपमेंट करें, मतलब अभी हम कुछ रिसर्च करें या फिर वो फ्यूचर की नीड्स को स्टेक पर ना हो, मतलब फ्यूचर की नीड्स उससे इफेक्ट ना हो, ऐसे उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंजीनियरिंग एज एक्सपेरिमेंट हैव सर्टेन ड्यूटीज़ टुवार्ड्स एनवायरमेंटल एथिक्स। इंजीनियर के तौर पे एक्सपेरिमेंटर हैं आप। ठीक है, तो आपकी कुछ एनवायरनमेंट के प्रति कुछ आपकी ड्यूटीज़ हैं, वो क्या क्या हैं? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल इको फ्रेंडली है या नहीं है। दूसरा है इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, आपको एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। थर्ड, काउंटर मेजर्स। फोर्थ, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरमेंट की अवेयरनेस होनी चाहिए आपको अच्छी तरह। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर एथिक्स के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर एथिक्स के मेन पार्ट देख लेते हैं। प्रॉपर्टी इश्यूज, कंप्यूटर इन वर्क प्लेस, कंप्यूटर क्राइम क्या क्या हो सकते हैं, प्राइवेसी एंड एटोनॉमी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और द बिग नेट। ठीक है, और यह टाइप ऑफ इश्यूज़ किस किस टाइप के इश्यूज़ होते हैं अभी मैंने देखते हैं डिटेल में, और इससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने हैं तो आप बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। मैंने एक फ्लो डायग्राम बना दिया जिससे आपको पता होगा बेसिकली आपको करना क्या है। कंप्यूटर एथिक्स इज डिफाइंड एज, फर्स्ट क्या कहलाती है? फर्स्ट, स्टडी एंड एनालाइज ऑफ नेचर एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंप्यूटर एथिक्स क्या कहते हैं? स्टडी और एनालाइज करना कि नेचर और कंप्यूटर का तालमेल टेक्नोलॉजी कैसा है। सेकेंड, फॉर्मुलेशन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर एथिकल यूज़ ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इश्यूज़, कौन कौन से इश्यूज़ जनरेट होते हैं। मोस्टली कंप्यूटर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनएथिकल एक्ट्स। ठीक है, दूसरा इशू है हमारा कंप्यूटर एज ऑब्जेक्ट ऑफ अनएथिकल एक्ट्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भी फ़र्क है। ठीक है, बुक के अंदर वैसे तो हम ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट एक ही चीज़ मानते हैं, लेकिन बुक के अंदर काफ़ी वेरिएशन दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ जाकर। प्रॉब्लम रिलेटेड टू एटोनोमस नेचर ऑफ कंप्यूटर, इन सब के भी सब पार्ट्स हैं। जैसे कि कंप्यूटर एज ए इंस्ट्रूमेंट बात करें हम, तो द यूजेस ऑफ कंप्यूटर रिप्लेसेस जॉब पोजीशन, जो पोजीशन चेंज कर दे, कई लोगों की जॉब खा गया है। ठीक है, कंप्यूटर एज ऑब्जेक्ट बात करेंगे तो हैकिंग के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर। ठीक है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एटोनमस, सिक्योरिटी रिस्क ज़्यादा है कंप्यूटर्स के अंदर। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा ब्रेकिंग प्राइवेसीज, इसी के अंदर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर के अंदर। और हैकिंग से स्प्रेडिंग वायरस भी फैलाते हैं। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स भी हो सकती है। डी फ्रॉड अ बैंक और अ क्लाइंट, ये भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। हेल्थ हज़ार्ड्स और इनफ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो ये हमने टाइप्स ऑफ इश्यूज़ डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, कंप्यूटर क्राइम की बात करते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर क्राइम के अंदर आते हैं फिजिकल सिक्योरिटी और लॉजिकल सिक्योरिटी। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस वाले ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर इन वर्क प्लेस, अगर वर्क प्लेस पे है तो क्या क्या होना है? एलिमिनेशन ऑफ रूटीन एंड मैनुअल जॉब्स, मैनुअल जॉब्स की एलिमिनेट होता है रूटीन और मैनुअल जॉब। जैसे कि पहले रिकॉर्ड हम लिख कर रखते थे, अब तो एक्सेल्स में यूज़ होता है। ठीक है, टैली यूज़ होता है मोस्टली, और तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, हर कंपनी का अपना अलग होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी है, कंप्यूटर फेलियर भी हो सकता है। ये एक और टॉपिक है प्राइवेसी एंड एनोमिटी एनोमिटी। इसके बाद द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, हैकिंग और लीगल रिस्पॉन्सेज, ये आप पढ़ सकते हैं बुक के अंदर। मैंने जनरली डायग्राम बना दिया है एक। इसके बाद आप प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और द बिग नेट भी पढ़ लेना थोड़ा सा बुक के अंदर से। इंजीनियर एज अ मैनेजर भी एक्ट करता है, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप इंजीनियर हो और एज अ मैनेजर आपको एक्ट करना पड़े तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो उसके अंदर दो टॉपिक हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट्स। ये हमारे
10 to 9 पॉइंट्स हैं। इसके बाद मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट्स के अंदर हमारे 3 चीज़ हो रहा था, पीपल, इंटरेस्ट, ओपिनियन और इवैल्यूएशंस, ठीक है, PIOE, ठीक है। और जो कन्फ्लिक्ट्स, मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट्स की मैं बात कर रहा था वो देख लेते हैं कि फर्स्ट है कन्फ्लिक्ट्स बेस्ड ऑन शेड्यूल्स। शेड्यूल्स के लेकर किस तरह का शेड्यूल आप बना रहे हैं प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, जिसमें आप यूज़ करते हैं PERT मेथड यूज़ करते हैं और CPM क्रिटिकल पाथ मेथड यूज़ करते हैं। तो उन चीज़ों को लेकर कन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ फिक्सिंग द प्रायोरिटी ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड डिपार्टमेंट। हर प्रोजेक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और प्रोजेक्ट होते हैं, तो अलग अलग उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से यूज़ करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन अवेबिलिटी ऑफ द पर्सनल। थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओवर टेक्निकल। ये उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर एक्सपेंस। इन सब के बारे में डिटेल में दिया हुआ है बुक के अंदर, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल उसका डिस्क्रिप्शन में आपको, बुक का जो डिस्क्रिप्शन है ई बुक, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में। इसके बाद कंसल्टिंग इंजीनियर है तो उसके क्या क्या एक्सपेक्ट्स हैं, उसके 4 एक्सपेक्ट हैं। एडवर्टाइजिंग आपके हाथ में होगी, कम्पिटिटिव बिडिंग जो होती है, बोली लगाना। कॉन्टीजेंसी फ़ी, वो भी आपकी सेफ्टी एंड क्लाइंट्स नीड, क्या क्लाइंट्स की सेफ्टी और नीड्स उसकी ज़रूरत है क्या है। इंजीनियर एज एक्सपर्ट विटनेस, विटनेस मतलब वो होता है गवाह, मतलब आप किसी के एक्सपर्ट विटनेस कर रहे हैं किसी को प्रोजेक्ट को, तो क्या क्या होते हैं। हायर्ड गन, मनी बाइसेस, इको बाइसेस, सिंपैथिक बाइसेस और ड्यूटीज़, ये सब आप बुक के अंदर पढ़ सकते हैं। मैंने जस्ट जनरली एक ट्री बना दिया है ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमें पढ़नी है बुक के अंदर। इसके बाद इंजीनियर एज एडवाइज़र इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है परफेक्ट एडवाइज़र की, क्या क्या होती हैं। उसे ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, स्टडी ऑल एक्सपेक्ट्स, उन्हें सारे एक्सपेक्ट्स पढ़े होने चाहिए, वैल्यूज़ पता होनी चाहिए उन्हें चीज़ों की, जो भी जिस चीज़ पर वो काम कर रहा है। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी हैं। उसके बाद हायर्ड गन यहाँ पे एक फ्रेज़ के तौर पे यूज़ हुआ है। हायर्ड गन का मतलब ये नहीं कि अब गन हायर की हुई है, ठीक है। हायर्ड गन एक फ्रेज़ है, ठीक है। और इसका जो मीनिंग है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या होता है, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊँगा। वैल्यू न्यूट्रल एनालिसिस, तो आपको ऐसा एनालाइज करना है जो कि न्यूट्रल हो। फोर्थ पॉइंट है वैल्यू गाइडेड एडवोकेट्स, ठीक है। तो ये हो गई बुक की समरी, मैंने आपको दे दी है। ये बुक आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में, जो कि एक इंजीनियरिंग लाइन में यूज़ होता है एज अ प्रोफेशनलिज्म में, ठीक है। अगर वीडियो में दी गई समरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पसंद आई या नहीं, और किसी और बुक की आपको समरी चाहिए तो मैं वो भी बना सकता हूँ। और हैंडमेड नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वो जो रेड कलर का बटन आपको नीचे दिख रहा है उसे प्लीज़ ग्रे कर दें, उसका कलर चेंज कर दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।